प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं एक बार लिख लेते हैं। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। मतलब एडिशन के मैग्नीट्यूड को ही हम रिजल्टेंट कहते हैं। रिजल्टेंट इसलिए कहते हैं कि मान लो 2 फोर्स लग रहा है या 3 फोर्स लग रहा है, तीनों का सम निकालो, मतलब तीनों का नेट इफेक्ट निकालो, मतलब तीनों का नेट रिजल्ट निकालो। रिजल्टेंट जहां लिखा होगा ना तो समझिएगा कि रिजल्टेंट का मतलब है कि दो वेक्टर का नेट इफेक्ट, नेट रिजल्ट क्या होगा ये पूछ रहा है। ऐड करने के बाद नेट रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट का यही मतलब होता है साहब। तो ए और बी का नेट रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर साहब ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो tan अल्फा याद करिए क्या था, b sin थीटा परपेंडिकुलर, और sin थीटा में परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही होता है sin थीटा। कहीं भी वेक्टर लोगे, ये थीटा एंगल बना रहा तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin वाला आएगा और हॉरिजॉन्टल cos वाला आएगा। तो b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, जहां पे अल्फा है एंगल बिटवीन, ये रिवाइज करा रहा हूं बेटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट, ये रिवाइज करा रहा हूं मैं, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं। आधी जनता को ये नहीं पता क्या कर रहे हो सर, ये आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो सर, दिए नहीं चलेगा सर, आप डायरेक्ट कैसे लिख दे सर, डायरेक्ट नहीं चलेगा सर। पिछली क्लास में जो ड्राइव किया था 4 पेज में, उसी का रिजल्ट एक बार और लिख के समझा रहा हूं। टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर of same magnitude, then their resultant will be r is equal to 2a cos theta by 2। एडिशन में क्या आता है, cos theta by 2, और एडिशन में cos theta by 2 आता ही क्यों है, तो ये तो मैथमेटिकली ड्राइव करके समझाया था, मैं फिजिकली समझाता हूं। मान लो दो वेक्टर 0 डिग्री पे लग रहे हो, हाँ सर दो वेक्टर 0 डिग्री पे लग रहे हैं और उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री पे लग रहा है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा सर, मैक्सिमम होगा, क्योंकि दो वेक्टर 0 डिग्री पे मैक्सिमम रिजल्टेंट देते हैं, सीधा ऐड हो जाएंगे। हाँ, और cos 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम का होता है 0 डिग्री पे, और cos 0 मैक्सिमम होता है cos थीटा का वैल्यू, तो 0 डिग्री पे इसलिए रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, इसलिए रिजल्टेंट में cos थीटा बाई 2 आता है। बड़ा आसान है। अब इसका रिजल्टेंट अगर आप 0 डिग्री पे देखेंगे तो ये आएगा r इज इक्वल टू 2a, 60 डिग्री पे देखेंगे तो r इज इक्वल टू √3a। तो थोड़ा सा हमने संघर्ष किया, मैंने किया और आपने भी किया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके 30-40% सवाल वेक्टर के किसी भी किताब से सॉल्व करोगे, देख के आंसर टिक कर दोगे, और बड़ा आसान है, और कितना सिस्टमैटिक है, आसान होने के साथ साथ कितना सिस्टमैटिक है। जो एडिशन में होता है वही सब्ट्रैक्शन में होता है, उल्टा। मजे आ जाएंगे एकदम। बताओ 90 डिग्री पे क्या होता है सर, 90 डिग्री पे आ जाता है r इज इक्वल टू √2। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं पता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस, MR, बड़े आराम से, इसी को हम एक्सपीरियंस कहते हैं बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, 0। सर आप गलत लिख रहे हो, r बराबर यहां पे a होगा, हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक था बेटा, चिंता मत करो। ये ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन, ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है तो यही फटाक से देख लो। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बड़ा सिंपल है। एडिशन में प्लस 2ab cos थीटा, सब्ट्रैक्शन में 2ab cos थीटा, वेयर d वेक्टर इज नथिंग बट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है बेटा, आओ सर अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होता तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। अब एग्जैक्टली 0 डिग्री पे ये उल्टा कॉपी कर दो, सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो बेसिक थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, अब फटाफट सवाल सॉल्व करते हैं। विच ऑप्शन रिलेशन बिटवीन a b एंड r इज करेक्ट, वेयर आधा ही सवाल टाइप किया है, वेयर r वेक्टर इज नथिंग बट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। विच ऑप्शन, इन विच ऑप्शन इन भी छोड़ दिया, लगता है शुरुआत इसने टाइप करने की
सूखा नशा करके किया था, है ना, सूखा नशा कर लिया था पहले, फिर टाइप करना। इन विच ऑप्शन रिलेशन बिटवीन A vector, B vector and R vector is correct, where R vector is nothing but A vector plus B vector. Then which of the following option is correct? फटाफट बताइए। A vector plus B vector को ऐड करने से रिजल्टेंट आया। रिजल्टेंट का मतलब होता है अगर कोई दो वेक्टर कहीं पे है उसका नेट इफेक्ट क्या होगा। रिजल्टेंट का मतलब यही होता है। तो दो वेक्टर का नेट इफेक्ट सर कितना होगा, वो तो अभी फॉर्मूला पढ़ा हमने। कितना होगा वो तो फॉर्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना होगा इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा। किधर होगा ये कैसे पता चलेगा, तो ये भी तो बताया था एंगल का। हाँ सर एंगल बताया था, लेकिन डायग्राम में किधर होगा तो सुनना अच्छे से। मान लो मेरे पे दो फोर्स लग रहा, ए फोर्स है बी फोर्स है, एक लग रहा आगे और एक लग रहा तुम्हारी तरफ। दो लोग मिलके मुझे खींच रहे हैं। एक रामलाल खींच रहा इधर, चल चल हमारे घर चलो आज आपको चाय पिलाते हैं। एक खींच रहा इधर। अब मैं कहां जाऊंगा सर, आप कहीं ना कहीं इन दोनों फोर्स के बीच में जाता हुआ दिखाई दोगे। ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मुझे खींच रहा और मैं पीछे जाते हुए दिखाई दूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरा कोई नेट इफेक्ट नहीं, मैं आराम से जो रामलाल जैसा तुम्हारी शक्ति इच्छा शक्ति है वैसे खींच के ले जाओ मुझे। ऐसा तो नहीं एक आगे खींच रहा एक इधर खींच रहा, मैं ऊपर उड़ रहा। अरे मतलब सीधा है। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट आर वेक्टर मस्ट बी इन द सेम प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर सेम प्लेन का कंसेप्ट क्या? सेम प्लेन का कंसेप्ट ये है कि मान लो एक वेक्टर एक्स की तरफ लग रहा और दूसरा एक्स वाई प्लेन का इधर लग रहा, तो इसका रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा एक वेक्टर इधर लग रहा एक वेक्टर इधर लग रहा और मैं तुम्हारी तरफ आ रहा, रिजल्टेंट इधर थोड़ी ना होगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में और इसी प्लेन में आएगा। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मान लो इसको एक लाइन की तरह मान लो, इस लाइन की तरह देखो, एक फोर्स इधर लग रहा, ठीक है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा और रिजल्टेंट इसका इधर जा रहा। अगर एक फोर्स इधर लग रहा दूसरा इधर लग रहा तो रिजल्टेंट इसी के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मस्ट बी इन अ प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कई बच्चे आप आंसर निकाल चुके होंगे, सर ए इधर लग रहा बी इधर लग रहा, इसका जो रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं इसके सेम प्लेन में आना चाहिए। इधर कहां जा रहा घूम रहा, ये गलत है। बी देखते हैं, ये ए वेक्टर ये वी वेक्टर, इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आना चाहिए। नीचे कहां से चला गया, गलत है। ये ए वेक्टर ये वी वेक्टर, एक फोर्स नीचे लग रहा, मान लो फोर्स वेक्टर, एक वेक्टर इधर लग रहा है। या वेलोसिटी ले लो, ऑब्जेक्ट का एक्स वेलोसिटी है वाई वेलोसिटी है, तो नेट वेलोसिटी कहीं इधर आएगा ना, इस तरफ थोड़ी ना जाएगा, गलत है। डी ऑप्शन सही है। देखो एक वेलोसिटी ये हो गया, एक वेलोसिटी ये हो गया, तो नेट वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो सकता है। एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है F1, एक फोर्स ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है F2, तो हो सकता है नेट फोर्स इधर आ जाए। हाँ ये हो सकता है। सर एक्स में एक फोर्स लग रहा था तो एक्स में कुछ इफेक्ट होगा ना। लॉजिकली देखो बेटा, F2 इधर लग रहा है तो F2 का दो कंपोनेंट होगा, दो इफेक्ट होगा, एक पीछे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो हो सकता है ना F2 का ये कंपोनेंट F1 को पूरा कैंसिल कर दे। ये सिंपल सी बात है। मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं कि एक वेक्टर ए है, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर ये है, रिजल्टेंट इनका बीच में आ गया। बस मैं ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If two vector of magnitude 3 and 4, then their resultant may be, है ना, may be between, resultant may be between। इनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 एंड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, उनका डायरेक्शन अननोन है। देखो किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है किसी भी दो वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है इनके मैग्नीट्यूड का सम, जब उनके बीच 0 डिग्री एंगल बन रहा हो, या उससे कम। मैक्सिमम इतना होगा, नहीं तो उससे कम होगा, और मिनिमम a माइनस बी के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। यह रिजल्टेंट का लिमिट होता है। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू बेटा, मैक्सिमम वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होता है, a प्लस बी मैंने कल ही बताया था, और रिजल्टेंट मिनिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे a माइनस बी।
तो 3 और 4 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 3 और 4 का मैक्सिमम वैल्यू होगा 3 + 4 7 और 3 - 4 -1, नहीं 4 - 3 लिख लो। सर ये कैसे? जब मर्जी तब घटा। बेटा मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, जो डोमिनेटिंग होगा अपनी तरफ रिजल्टेंट लेके जाएगा ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो ये 1 से 7 के बीच होगा। 1 to 7 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा 6 to 8 नहीं हो सकता, देखो 7 से ज्यादा रिजल्ट आ ही नहीं सकता, तो 8 कैसे हो जाएगा, है ना। 4 to 7 नहीं, 4 से भी कम आ रहा है। 2 to 7 इज अ रॉन्ग। कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 7 तक। देखिए मिनिमम 1 मैक्सिमम 7, रिजल्टेंट मिनिमम 1 मैक्सिमम 7। ठीक है बेटा। और वैसे भी प्लस माइनस वेक्टर के केस में सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ऐसा नहीं कि -1 है तो कम हो गया। प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ऐसा नहीं। वेक्टर मान लो एक फोर्स लग रहा है +1 न्यूटन और दूसरा फोर्स लग रहा है -1 न्यूटन, कौन सा फोर्स ज्यादा है? सेम फोर्स है, सेम इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस इसके कम या ज्यादा होने को नहीं बताता है, प्लस माइनस इसके डायरेक्शन को बताता है। इन विच ऑप्शन वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 2, कैन नॉट बी इक्वल टू 2, कैन नॉट बी इक्वल टू 2। दो वेक्टर का रिजल्टेंट 2 नहीं हो सकता। बहुत लॉजिकल सवाल है, मजा आ जाएगा। इन विच ऑप्शन वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर ए और बी, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन देखते हैं, 3 का एक साथ थोड़ी ना देखते हैं। 3 को हम एक साथ ऐड भी नहीं कर सकते सर, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन भी होता है। सुनो, हम क्या करते हैं, 2 को ऐड करते हैं, फिर दूसरे में तीसरे को ऐड करते हैं, फिर 3 ऐड हो जाता है, फिर उसमें चौथा ऐड करते हैं। एक ही साथ सबको कैसे ऐड करके फॉर्मूला बना देगा भाई? रिजल्टेंट में यही तो फॉर्मूला है ना, a² + b² + 2ab cos θ, है ना। रिजल्टेंट तो 2 ही वेक्टर का होता है, तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 2। 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। देखते हैं अब 2 वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू 2। 2 वेक्टर इन विच ऑप्शन वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, देखो ये 2 वेक्टर है 1 और 3, इसका जो मिनिमम होगा ना, इसका मिनिमम एडिशन होगा वो 1 होगा और मैक्सिमम 3 होगा। 3 और 1 में 2 आता है, तो ये तो हो जाता है इसमें। 1 और 3 में मिनिमम क्या होगा? तो 3 - 1 2 होगा, मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 3 + 1 4 होगा। मिनिमम 2 से 4 के बीच में जाएगा, तो इसमें भी 2 आ गया। 2, 2, तो इसका मिनिमम बेटा होगा 0, मिनिमम क्या होगा? 0, और मैक्सिमम क्या होगा? देखो 2 - 2 0, अगर 2 आगे है और 2 पीछे है तो मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो गया? 0, और 2 आगे है और 2 आ गया तो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 4। अब डी ऑप्शन देखिए ध्यान से, इसका मिनिमम होगा 4 - 1 3 और मैक्सिमम होगा 4 + 1 5। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 और 4 है, उसका रिजल्टेंट कभी 2 नहीं हो सकता, चाहे तुम कितने भी एंगल पे लगा लो, उनका रिजल्टेंट कभी 2 हो ही नहीं सकता। दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के एडिशन से लेकर के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के बीच ही एग्जिस्ट करता है। उनके मैग्नीट्यूड के एडिशन के बराबर कब होगा? जब एंगल 0 होगा। और यकीन मानिए AIPMT में डायरेक्ट ऐसा सवाल पूछा है, डायरेक्ट ऐसा सवाल पूछा है, इफ ए वेक्टर, सॉरी ऐसे क्वेश्चन लिखता हूं, AIPMT का सवाल है ये, AIPMT का सवाल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर एंड आर बराबर ए प्लस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बेटा यहां पे सॉल्यूशन करेंगे और देख के सही जवाब बता सकते हैं। कोई अच्छा ये सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में करा दिया था, आई एम सॉरी, दोबारा रिपीट कर दिया क्योंकि सच में AIPMT का पूछा हुआ है, आंसर 0D। अब यहाँ पे बेसिक मत चिल्लाना, लास्ट लेक्चर में मैंने करा दिया था, मुझे याद है 0D। तब देखो बेटा इसका रिजल्टेंट 2 कहां से कहां तक आएगा? इसका रिजल्टेंट 2 से 4 तक, इसका रिजल्टेंट 1 से 3 तक, तो उसमें भी 2 आ गया। इसका रिजल्टेंट 2 से 4 तक, तो बीच में 2 आ जाएगा। 3 से 5 तक, तो इसके बीच 3 नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जोरदार सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फोर्स, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 फोर्स मे बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाए। डायरेक्शन नहीं दिया, 3 फोर्स का बस मैग्नीट्यूड दे दिया। 3 फोर्स का जब मैग्नीट्यूड दे दिया, मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 लोगों को मैदान में उतार दिया और कह रहा है कि 3 लोग मिलके किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यही कह रहा है ना।
बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री फोर्स, मतलब फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं पता, मे बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे समझो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और तीन आदमी को बोल दिया कि इतना 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 फोर्स लगाना है, क्या इतना इतना फोर्स लगाने की वजह से नेट फोर्स जीरो हो सकता है? तो सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सोचना। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो बेचारा कमजोर आदमी एक तरफ खींचेगा और मजबूत एक तरफ खींचेगा, तभी रिजल्टेंट जीरो होने के चांसेस है। मान लो एक मजबूत, दोनों मजबूत आदमी आगे खींच रहा है, जैसे मान लो ये 5 न्यूटन लगा सकता है, 3 न्यूटन, ये दोनों मिल गया साहब। अब ये दोनों मिल गया तो 1 न्यूटन वाले का तो कचूमर निकाल देगा। भी लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। कभी गांव घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मान लो तुम स्कूल में लड़ गए, तो दो मजबूत मजबूत मतलब बॉडी बिल्डर आदमी टाइप मिलके अब कमजोर के साथ लड़ रहा और बोल रहा कि नेट फोर्स जीरो करना है, कैसे होगा भाई? वो तो मर जाएगा। तो नेट फोर्स जीरो होने की प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब दो स्मॉलर मैग्नीट्यूड एक साथ मिल जाए। तो 3 और 1 एक साथ मिल गया, तो 3 और 1 एक साथ मिल गया और 5 एक तरफ रहेगा, है ना? 3 फोर्स यही है। तो जब ये दोनों एक साथ मिल भी जाएंगे तो कितना मैक्सिमम रिजल्टेंट दे पाएंगे? तो 3 और 1 4 दे पाएंगे सर। और इधर कितना लग रहा है? 5। मतलब यहां पे नेट फोर्स कभी जीरो आ ही नहीं सकता। इनको तुम किसी भी डायरेक्शन में लगा लोगे, 3, 5 और 1 को, नेट फोर्स कभी जीरो आ ही नहीं सकता। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सही बात कर रहा हूं। ये दोनों को तूने एक साथ मिला दिया तो भी ये मिलके मैक्सिमम कितने हो रहे हैं? 4, और अकेला वो 5 लग जाएगा। तो 5 न्यूटन एक तरफ अगर लग रहा है तो 3 और 1 कुछ भी कर लेगा, उससे नहीं जीत पाएगा। ये दोनों एकदम साफ साफ चिपक गए तो भी नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन ए है, गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं। 3, 5 और 6, मान लो ऑब्जेक्ट पे दो कमजोर 3 और 5, 3 और 5 दोनों मिल गया, 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन मिल गया, इधर हो रहा है 6 न्यूटन। तो सर ये दोनों तो इस बार जीत जाएगा, 5, 3, 8। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि 5 और 3 का रिजल्टेंट बेटा ऐसे इधर लग रहा हो 3 न्यूटन, इधर लग रहा हो 5 न्यूटन, थीटा एंगल पे। तो जैसे हम थीटा बढ़ाएंगे तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमा 8 से कम होगा। मैक्सिमम 5 और 3 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? सर 8 हो सकता है। 5 और 3 एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो कितना लगेंगे? 8। अब रिजल्टेंट इनका 8 से कम किया जा सकता है। हाँ, एंगल बढ़ा दो, रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है ना 5 और 3 इतने एंगल पे लग रहा हो कि दोनों का रिजल्टेंट नेट 6 न्यूटन है, और ये 6 न्यूटन का इधर लग रहा है, नेट फोर्स जीरो आ सकता है। तो बी में हो सकता है नेट फोर्स जीरो। सी देखते हैं। सी में बेटा एक है 3 न्यूटन, दूसरा है 5 न्यूटन और तीसरा है 9 न्यूटन। तो 9 न्यूटन मान लो अकेला इधर लग रहा और ये दोनों मिल जाए 3 और 5। 3 और 5 का मैक्सिमम वैल्यू 8 हो सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है। मतलब ये 2 न्यूटन मिनिमम और मैक्सिमम 8 न्यूटन लगा सकता है। ये अकेला 9 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जीरो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी में देखिए। ऑप्शन डी में बेटा ये 16 न्यूटन है। अब तुम लॉजिकली सोचो थोड़ा सा, हालांकि मैं ये जितना फील करा के समझा रहा हूँ इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा। 16 न्यूटन इधर लग रहा है। हाँ सर लग रहा। 5 और 3 ये दोनों मिल जाएगा ना, 5 न्यूटन और प्लस 3 न्यूटन, तो मिल के कितना हो पाएगा? 8 न्यूटन। अब ये जान भी दे देगा ना तो भी 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता, और तीसरा फोर्स अकेला 16 न्यूटन है, तो इसमें कभी रिजल्टेंट जीरो आ ही नहीं सकता। तो इसका कोई आसान तरीका है? एकदम जोरदार है हमारे स्टार। क्या? सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर इज इक्वल और ग्रेटर देन थर्ड वेक्टर, देन रिजल्टेंट में भी जीरो। देन रिजल्टेंट मस्ट भी जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, मे भी जीरो बोल रहा हूं। मान लो ये 3 फोर्स हैं और तीनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट जीरो थोड़ी ना होगा, मे भी जीरो। देखो यहां पे लिखा भी है ना, मे भी जीरो। अब सुनो लॉजिकली देखो, फटाफट इस लॉजिक से देखो। सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर इज इक्वल और ग्रेटर देन थर्ड वेक्टर। सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर बोलो, 3 और 1 4, तो इससे तो स्मॉल हो गया। सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर, इफ सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर इज इक्वल और ग्रेटर देन थर्ड वेक्टर। दो छोटे वेक्टर का सम इक्वल और थर्ड वेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। देखिए 5 और 3 ये छोटे हैं ना, छोटे 8 हो गए, तो देखो इस बड़े वाले वेक्टर से ये दोनों का सम इससे ज्यादा हो गया, तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। देखो यहाँ पे 5 और 3 दो स्मॉलर वेक्टर का सम बड़े वाले से कम है, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा एक और ऑप्शन बनाता हूँ, ई है ना। तो तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? आंसर कौन सा निकाला था आपने? बी निकाला था। चलो ई देखो तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, क्या इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है।
सर कैसे? तो इस लॉजिक से देखो, सम ऑफ टू स्मॉलर वेक्टर, देखो 10 और 10 तो इसमें सब बराबर है, तो 10 और 10 का वेक्टर सम, वेक्टर सम देखो तो 10 हो सकता है ना 120 डिग्री पे। बेटा ऐसा डायग्राम बनेगा ना, 10 इधर लग रहा और 10 इधर लग रहा, इन 10 और 10 का रिजल्टेंट बताओ कितना होगा? सर 10 प्लस 10 में भी 10, 10 प्लस 10 का रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा? 10 प्लस 10, तो इधर 10 और इधर 10 0 डिग्री, और इधर 10 और इधर 10 20 डिग्री। तो 10 और 10 का मिनिमम हो सकता है 0 अपोजिट में, और मैक्सिमम हो सकता है 20। तो 0 से 20 के बीच में कुछ भी आएगा, 0 से 20 के बीच में 10 भी आता है। 120 डिग्री पे 10 और 10 का सम आएगा 10। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जिधर आएगा उसके अपोजिट में ये लगा दो, नेट फोर्स 0। ये भी आंसर हो जाएगा, ई भी आंसर हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। एक जोरदार सवाल बेटा बताता हूँ, AIEEE 2010 का सवाल है ये। कैसे सवाल पूछा कुछ समझ नहीं आया। देखो एक ऐसा वेक्टर बना लिया स्पेस में, ठीक है ना, एक दूसरा वेक्टर बना लिया और बोला कि ये है A वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 10, ये है B वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 10, और दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री। फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड A वेक्टर, R वेक्टर एंड A वेक्टर। अब देखना ढंग से, ये 10 है ये भी 10 है, बोला कि फाइंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A वेक्टर। R इज अ रिजल्टेंट, लिख देता हूं यहां पे, वेयर R वेक्टर इज नथिंग बट A वेक्टर प्लस B वेक्टर। R वेक्टर इज नथिंग बट A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो मतलब A वेक्टर और B वेक्टर का रिजल्टेंट है R वेक्टर, A वेक्टर B वेक्टर का रिजल्टेंट है R वेक्टर। तो R वेक्टर और A वेक्टर में एंगल बताइए। एक बात बताओ, अभी क्या सिखाया मैंने कि दो वेक्टर का A और B का रिजल्टेंट इसी प्लेन में और इसके कहीं ना कहीं बीच में आएगा, और ये तो साहब पक्की बात है बीच में ही आएगा। क्यों बीच में आएगा? देखो इधर भी 10 और इधर भी 10, तब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट एक्जैक्टली उनके बीच आएगा। अरे यार लॉजिकल सोचो, मान लो कोई आदमी मुझे 10 न्यूटन से आगे खींच रहा और ये 10 न्यूटन से पीछे खींच रहा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर? अभी तो रिजल्टेंट 0 आएगा सर, 10 से आगे 10 से पीछे। अगर कोई आदमी 10 से मुझे आगे खींच रहा और कोई 10 से ऊपर खींच रहा, एक आदमी 10 से मुझे आगे खींच रहा, एक आदमी 10 से मुझे ऊपर खींच रहा, एक आगे खींच रहा, एक ऊपर खींच रहा, एक आगे खींच रहा, एक ऊपर खींच रहा, तो रिजल्टेंट, तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा। रिजल्टेंट मतलब उनका वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा सर? बीच में आएगा, और एग्जैक्टली बीच में आएगा क्योंकि दोनों का एफर्ट्स और फोर्स सेम, मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखना AIEEE 2010 का सवाल है ये, AIEEE 2010 का सवाल है ये, और कितना बकलोली वाला सवाल है सर। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट और A में कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये होगा 22.5 डिग्री आंसर। सर थोड़ा बेसिक सर, थोड़ा बेसिक सर, थोड़ा बेसिक सर। बेसिक नहीं तो क्या है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट बीच में होता है और दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो एग्जैक्टली बीच में आएगा। और यकीन मानो इस सवाल का सॉल्यूशन 6 लाइन का है, फॉर्मूला लगा के। कौन सा सर? वही वाला, tan अल्फा इज इक्वल टू v sin थीटा बटा a प्लस b cos थीटा, जहां पे थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। लो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 45, रख यहां पे रख। b की वैल्यू बोल, मैग्नीट्यूड 10 sin 45, ओ भाई साहब, प्लस a की मैग्नीट्यूड बोल 10 प्लस 10 cos 45। इसको सॉल्व कर, 22.5 डिग्री आएगा। सॉल्व करके भी नहीं निकाल पाओगे क्योंकि एक्जैक्टली 22.5 डिग्री की वैल्यू गेस करना बहुत ही मुश्किल है, और ये होगा 22.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट बीच में है तो एक्जैक्टली 45 का आधा होना चाहिए, वो 22.5 होगा आंसर। 22.5 डिग्री फील आया कि नहीं है बताओ? ठीक है, तो यहां पे रिजल्टेंट दो स्मॉलर वेक्टर का सम बड़े वाले के बराबर है या उससे बड़ा है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हुज रिजल्टेंट कैन बी 0। क्या एक वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? किसी ऑब्जेक्ट पे तुमने एक ही फोर्स लगाया, सिर्फ एक फोर्स लगाया, उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है? नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होगा जब वो दो वेक्टर लग रहे हो। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर कितने होने चाहिए? 2। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर हुज रिजल्टेंट कैन बी 0। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0, मिनिमम पूछा है। 3 का भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है, 4 का भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है, 10 का भी रिजल्टेंट 0 हो सकता है। मिनिमम कितना होना चाहिए? तो अकेला एक वेक्टर अपने रिजल्टेंट को 0 नहीं कर पाएगा। दो वेक्टर जब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के लगेंगे तभी रिजल्टेंट 0 पाएगा, तो इसका आंसर होगा 2, है ना। डैश में क्या फिल करोगे? 2।
बट दे शुड बी निगेटिव ऑफ ईच अदर। सही बात है, एक फोर्स आगे 10 न्यूटन का लगाओ और सिर्फ एक ही लगाओ तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, एक 10 न्यूटन का पीछे लगा तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर, आई दादा अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। मतलब एक अगर मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन तो दूसरे का मैग्नीट्यूड 5 होगा, तो एक 10 और 5 को किसी भी एंगल पे लगा लो रिजल्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता। एक 10 न्यूटन का फोर्स और दूसरा 5 न्यूटन के फोर्स को किसी एंगल पे लगा लो रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 10 और 5 का रिजल्टेंट बताओ कहां से कहां तक जाएगा, 5 से 15 तक। बड़ा आसान है, मान लो एक 10 न्यूटन है एक 5 न्यूटन है, तो इसका रिजल्टेंट कहां से कहां तक जाएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 न्यूटन, इन दोनों का एडिशन 15 न्यूटन, 5 से 15 के बीच में, 5 से 15 के बीच में जीरो कहां रहा। तो पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर हुज रिजल्टेंट कैन बी जीरो, 3। सर कैसे बताओ, कैसे बताता हूं। मान लो एग्जांपल इधर लग रहा 3 न्यूटन का फोर्स, इधर लग रहा 6 न्यूटन का फोर्स या 7 न्यूटन, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 7 न्यूटन का फोर्स। इस 3 और 7 का रिजल्टेंट कितना हो सकता है? सर 3 और 7 का रिजल्टेंट सोच के बताना, 4 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इधर एक 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या? हाँ, नेट फोर्स जीरो हो सकता है, क्योंकि दो स्मॉलर, ये 3 और 7 इससे स्मॉलर है, तो 7 और 3 का सम 10 आएगा, तो इस बड़े वाले से तो ज्यादा ही है ना। तो ऐसा हो सकता है 3 और 7 का रिजल्टेंट 9 हो, ऐसा भी हो सकता है 7 और 3 का रिजल्टेंट 8 हो। इसका रिजल्टेंट 4 क्यों? क्योंकि 7 - 3 4 से लेकर के 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तुम यहां पे 8 न्यूटन लगा दो तो भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आना चाहिए? 3। बट these all three vector must be in same plane। अब बताओ समझ आया कि नहीं? तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होना चाहिए। मान लो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा, और तीसरा वेक्टर तुम इधर लगा रहे हैं, तो भाई साहब एक दोनों का रिजल्ट इधर गया, तेरा तीसरा वेक्टर इधर है, तो इनको नेट वेक्टर जीरो नहीं कर पाएंगे, नेट रिजल्टेंट जीरो नहीं कर पाएंगे। रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। यस, यही बात मैं कह रहा हूं। देखो, रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर मतलब वो एक प्लेन में नहीं है, कैन नॉट बी जीरो। तो कितने मिनिमम नॉन कोप्लेनर वेक्टर होने चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए? बेटा नॉन कोप्लेनर का मतलब है सेम प्लेन में नहीं है। मान लो एक वेक्टर इधर है, ठीक है सर, दूसरा का इधर है, दो वेक्टर एक प्लेन में आ गए, चलो ठीक है, लेकिन तीसरा इधर जा रहा, वो सेम प्लेन में नहीं। मान लो एक वेक्टर इधर, दो वेक्टर इधर और तीसरा इधर, सेम ही प्लेन। एक प्लेन ये होता है बेटा, ऐसे ये प्लेन होता है, ये प्लेन होता है, ये प्लेन होता है। तो एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, लेकिन तीसरा वेक्टर इस प्लेन में नहीं, तीसरा वेक्टर तुम्हारी तरफ है, तो इनका 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। मैं फील कराता हूं, देखो मान लो इधर है 10 न्यूटन, ठीक है सर, इधर है 10 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में आएगा 10√2। चलो ठीक है, इधर आ गया 10√2। अब मैं 10√2 का एक वेक्टर तुम्हारी तरफ लगा देता हूं, तो ये तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस के लॉन्ग आ गया, ये इधर है, इनका रिजल्टेंट मान लो 10√2 ही का मैंने एक तीसरा फोर्स लगाया, ये भी 10√2, रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा? अपोजिट एक्सिस में थोड़ी ना है, ये जेड एक्सिस में है और ये XY प्लेन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा बताओ? 90 डिग्री का। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, 3 का, अब चौथा इधर लगाओगे तब जाके रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर रिजल्टेंट कैन बी जीरो इज 4, क्योंकि ये नॉन कोप्लेनर है। समझ में आया कि नहीं यार? एक ही प्लेन में नहीं है। और वैसे मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसी के प्लेन में आता है। नेक्स्ट देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी। ओके, रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा बना रहे हैं, बी के साथ बीटा बना रहे हैं, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा एक मान लो ए वेक्टर ये रहा और तुम्हारा दूसरा बी वेक्टर ये रहा, अब इनका जो रिजल्टेंट है, इनका क्या है रिजल्टेंट, वो कहीं इधर होगा। हाँ सर इधर होगा। ये बोल रहा कि ए रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, द रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर दैट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा, देन बीच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। अब आप बता सकते हो कि अल्फा ज्यादा होगा या बीटा ज्यादा होगा? नहीं, तुम्हें कैसे पता कि रिजल्टेंट बी की तरफ होगा कि ए की तरफ होगा? अगर ए के पास रिजल्टेंट आ रहा तो अल्फा कम होगा, बी के पास जा रहा तो अल्फा ज्यादा होगा, बीटा कम होगा। आप कैसे बता सकते हो कि अल्फा ज्यादा है कि बीटा ज्यादा है? हाँ, अगर आपको यह पता है कि ये रहा ए
ये रहा आपका बी। अब बताओ इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा। सर ये रहा ए और ये रहा बी, तो रिजल्टेंट तो बी के पास जाएगा थोड़ा सा। कारण बताओ क्या कारण। ये है सर, मान लीजिए आपका ये रहा आपका ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो है वो इसके पास इसलिए जाएगा क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगा 50 न्यूटन, इधर लग रहा 10 न्यूटन, तो 50 न्यूटन की तरफ इफेक्टिवली ज़्यादा मूव करेगा ना ऑब्जेक्ट, तो रिजल्टेंट बिगर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के पास होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वेक्टर का तो उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल कम बनेगा, और मैग्नीट्यूड कम है उसके साथ एंगल ज़्यादा बनेगा, उसके साथ एंगल ज़्यादा बनेगा। अच्छा और बताता हूँ अब मान लो साहब बी बड़ा है, ले बी बड़ा है और ए छोटा है। अब बताओ रिजल्टेंट कहाँ होगा। सर इनका रिजल्टेंट इसके तरफ होगा थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर के तरफ ही होता है, रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर के तरफ ही होता है। मान लीजिए ए वेक्टर है, ओके सर, ये बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट है, तो बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से बी से एंगल कम बनाएगा। तो आप ये डायरेक्ट बता ही नहीं सकते बिना कंडीशन का अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। अच्छा अल्फा और बीटा बराबर कब बनेगा, तो जब ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो कि AEEE 2010 में बेवकूफ बनाने के लिए मजदूरी करा दी थी। इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका ही मैग्नीट्यूड 10, तो यहां से एंगल अल्फा और यहां से एंगल बीटा बराबर बनेगा, है ना। कितना आसान है बेटा, कितना आसान है। बताओ अगर तुम्हें फील आ गया होगा यहां पे तो बता देना। बताओ बीटा बड़ा होगा अल्फा इज लेस देन बीटा, मतलब अल्फा कम है बीटा बड़ा। अल्फा कम कब होगा बीटा के कंपेयर में, जब ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। बी इज अ करेक्ट आंसर। फील आया कि नहीं है, बी इज अ करेक्ट आंसर। सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था मैथमेटिकली, ठीक है ना, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन का थोड़ा फील दिला दे। तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये बेटा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। सर बी वेक्टर थोड़ा सा वो हो गया, क्या हो गया सर, क्या हो गया, बी वेक्टर इधर होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो ये रहा आपका ए वेक्टर, ओके सर, ये रहा बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल है थीटा। क्या ट्रायंगल लॉ वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, एडिशन करने का ही ट्रायंगल लॉ होता है क्या। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने का तरीका है कि मान लीजिए आपको ए में से बी को घटाना है, तो ए वेक्टर में ऐड कर दीजिए माइनस बी वेक्टर। ओके, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पहले आप फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लो, ए फर्स्ट वेक्टर उसको ड्रॉ कर लो। चलो साहब फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, यही बना लो, ये फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है, जहां पे फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है, एंड मतलब टर्मिनेट हो रहा है, हेड पे खत्म हो रहा है, ये स्टार्ट हुआ ये एंड हुआ, वहीं से सेकंड वेक्टर को स्टार्ट कर दो, ये बी वेक्टर को वहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है सर, बी वेक्टर को वहीं से स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरा जब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं तो बी वेक्टर मेरा सेकंड वेक्टर नहीं है, माइनस बी वेक्टर है। तो सर अगर ये बी है तो ये माइनस बी होगा। आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके आसान है। ये आपका बी वेक्टर है, तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड का ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर और ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर। अब रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, वो सॉरी बेटा वो रिजल्टेंट होता है। तो सर ये होगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब इनका डिफरेंस, ये आ जाएगा डिफरेंस। अब फील करना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, सर ये भी थीटा होगा। तो इस b का कंपोनेंट अगर मैं दो लूं तो एक, सॉरी माइनस बी का कंपोनेंट तो एक नीचे आएगा और एक पीछे की तरफ आएगा। तो ए वेक्टर तो ये बना लेता हूं मैं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर ये बना लेता हूं। b का ये कंपोनेंट बोलो क्या होगा, सर ये होगा b cos थीटा। सर माइनस बी लिखो, अरे माइनस तो यही बताना है कि इसका डायरेक्शन पीछे की तरफ चला गया। b वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। माइनस का मतलब ये है कि b ऊपर है तो माइनस b ऊपर है तो माइनस बी एग्जैक्टली उसके एंटी पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है सर, और इसका ये वाला कंपोनेंट b का आ जाएगा b sin थीटा, सॉरी हाँ b sin थीटा, ये आ जाएगा b sin थीटा। यहाँ बना लेते हैं b sin थीटा, b sin थीटा। तो b sin थीटा को यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, एक ही बात है। अब a में से b cos थीटा को एग्जैक्टली सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना ही वेक्टर बचेगा आपका, a वेक्टर माइनस b cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर b sin थीटा, और ये है आपका डिफरेंस। ये एग्जैक्टली मैथमेटिक्स वाले को इतना डिटेल में पढ़ना होता है बेटा, आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। अगर ये एंगल बन रहा है अल्फा तो ये d वेक्टर
और ए वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल tan अल्फा कितना बनेगा, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर b sin थीटा, यस सर, बटा बेस क्या होगा a माइनस बी कॉस थीटा, a माइनस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन। सर यहां से अगर मैं ऐसे देखूं, ये डिफरेंस का वेक्टर फॉर्म है, तो ये हो गया इसका बेस, हाँ हो गया, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, हाँ हो गया, ये परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर का रूट निकालूंगा तो ये डी आ जाएगा। हाँ, यही से वो मैं लॉजिकली आपको फील कराया था कि ए और बी के बीच एंगल अगर थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, देखो इसका टेल यहाँ पे है और इसका हेड है, तो ये एंगल बनेगा ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में। तो डायरेक्ट पुट करके निकाला, तो तुम यहां से भी निकालोगे ना, यहां से डी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालो रूट अंडर परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और बेस हो जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक्जैक्टली इसको सॉल्व करो बेटा, यह आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कोई खास बात नहीं है, जो मैंने पढ़ा दिया वो अल्टीमेट है, उसमें कोई दो राय नहीं। यहां पे बस मैं डायग्राम प्लॉट करके फील दिलाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। अब एक छोटा सा सवाल वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे मैंने लिखा है, ये नीट में पूछा हुआ सवाल भी है, इसके बाद ये आना चाहिए था, ये चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन इन अ फिगर, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन इन फिगर, देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अ गिवन बाई फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन में जो वेक्टर बना है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। क्या तुम ड्रॉ करके बता सकते हो कौन सा सही है? आराम से ड्रॉ करके कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ठीक है ना। कैसे देखोगे? तो देखो, तुमसे क्या बोला है, तुमसे बोला है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो पहला ए वेक्टर को एज इट इज रहने दो, उसको मत छेड़ो, क्योंकि ए वेक्टर तो एज इट इज रहेगा। अब माइनस बी वेक्टर को ऐड करना, तो ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर ये होगा। अरे सर क्या एकदम लल्लू टाइप सवाल है। तो सर ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, ए के टेल से माइनस बी के हेड को मिला देंगे, ये रिजल्टेंट होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, कहते हैं सर ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा। बिल्कुल बेटा ये सही है, ये रिजल्टेंट सही है, लेकिन ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है। यहाँ पे माइनस बी वेक्टर थोड़ी ना, देखिए ये ए वेक्टर है, जहाँ पे ए वेक्टर का हेड खत्म हुआ वहाँ से बी वेक्टर को आपने ड्रॉ कर लिया, ए के टेल से बी के हेड को मिला दिया, इनका समेशन का, सम का मैग्नीट्यूड है, मतलब रिजल्टेंट है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये रहा आपका ए वेक्टर एज इट इज, ए वेक्टर एज इट इज, ये बी वेक्टर को माइनस बी यहाँ बना लिया। सर ये ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। हाँ, अब ए वेक्टर के टेल से माइनस बी वेक्टर के हेड को मिला दो, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। किसका रिजल्टेंट? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। मतलब ये रिजल्टेंट ही है असल में, लेकिन ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर और प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। तो इसको असल में लिखोगे तो क्या बनेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही तो बनेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ लूं फाइंड डायरेक्शन ऑफ, इसी सवाल में फाइंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बड़े मजे आ रहे हैं, मजा आ रहा है? ठीक है सर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बताओ क्या होगा? सर 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 आपने लिखा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बी में से सब ऐड कर दो, बी में ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? माइनस ऑफ ए वेक्टर को। ठीक है, अब ध्यान से सोचना, बी वेक्टर को पहले प्लॉट करो। फर्स्ट वेक्टर तुम्हारा बी है, तो बी वेक्टर ये रहा, ये तो है बी वेक्टर, देख ध्यान से, हाँ सर बी है। अब यहां से ए वेक्टर ये रहा आगे की तरफ, तो माइनस ए वेक्टर पीछे की तरफ होगा। यहां से इसको प्लॉट करो, तो ये होगा तुम्हारा बी वेक्टर और ये होगा माइनस ए वेक्टर। अरे बेटा लॉजिकल सोचो थोड़ा, ये ए वेक्टर है, कहाँ है? आगे की तरफ, ईस्ट में, प्लस एक्स एक्सिस में। तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? माइनस ए वेक्टर होगा निगेटिव एक्स एक्सिस में। जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड है वहीं से सेकेंड वेक्टर को प्लॉट कर दो, तो और फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिला दो, ये बन जाएगा तुम्हारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सर ये तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो सही बात है ना बेटा, ए में से बी को घटाओगे और बी में से ए को घटाओगे, दोनों इक्वल एंड उल्टी बात हो गई। अरे बेटा
3 में से 4 को घटाओगे तो -1 आएगा, और 4 में से 3 को घटाओगे तो 1 आएगा। माइनस, सर यहाँ पे माइनस तो डायरेक्शन को बताता है, सही बात है बेटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 तो इसका भी लेंथ 1, इसका भी, मतलब इसका जो लेंथ आएगा उसका लेंथ यही आएगा, लेकिन माइनस डायरेक्शन को बताता, तो देखो ये नीचे की तरफ है और एग्जैक्टली उल्टा इसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ही तो अपोजिट करना था बस। मतलब सर यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। हाँ बताइए क्या लिख सकते हैं? मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एकदम लिख सकते हैं। अरे ए में से बी को घटाओ और बी में से ए को घटाओ, ये सेम थोड़ी ना हो जाएगा, एकदम लिख सकते हैं, सही है। लेकिन सर हम ये लिख सकते हैं ए में बी को ऐड करो या बी में ए को ऐड करो, एक ही चीज आएगा, बिल्कुल आएगा, आप करके देख लीजिए। 3 + 4 7, 4 + 3 7, लेकिन 4 - 3 is 1 and 3 - 4 is -1, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये a वेक्टर b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। a में से b को घटाओ, b में से a को घटाओ, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर/सेकंड इन ईस्ट। देखना ध्यान से, ये रहा बेटा ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये रहा बेटा नॉर्थ, जिसको हम जे कैप बोल देते हैं। ये रहा आपका वेस्ट, जिसको हम -i कैप बोल देते हैं। ये रहा आपका साउथ, जिसको हम -j कैप बोल देते हैं। जब भी ईस्ट वेस्ट साउथ का क्वेश्चन आएगा आगे रिलेटिव मोशन, एक बच्चा बोला सर आपने रिवर मैन नहीं पढ़ाया। बेटा अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी वेक्टर पढ़ा रहा हूं। वेक्टर के बाद में प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा, उसके बाद रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद सर्कुलर पढ़ाऊंगा। रिलेटिव मोशन में आएगा रेनमैन प्रॉब्लम। Velocity of object is 10 meter/second in east, and after some time it is moving with velocity 10 meter/second in east. 10 meter/second in north. अरे रामलाल कहाँ टाइप कर दी? Moving with velocity 10 meter/second in north. Then find मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। भयंकर समस्या होने वाला इस सवाल में भाई साहब, भयंकर। काहे? फिजिक्स नहीं आएगा क्या? नहीं, अंग्रेजी नहीं आता सर। आपको कौन सा आता है? बेटा मुझे भी नहीं आता, लेकिन मेरा जीवन ना जितना कटना था, मेरे जीवन में जो होना था हो चुका। अब इससे ज़्यादा ना तो मैं कुछ सीख पाऊंगा और ना ही सीख के कुछ कर पाऊंगा। यही मास्टर हूँ, पढ़ाता रहूँगा, तुम नहीं पढ़ोगे कोई और पढ़ लेगा, कोई और नहीं पढ़ेगा कोई और पढ़ लेगा। इस साल भी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला की चीज़ें समझाऊंगा, अगले साल भी यही पढ़ाऊंगा। 10 साल बाद कभी मिलने आओगे कि MR सर एक थे पढ़ाते थे, चलो देख लेते हैं कहाँ हैं, तो देखोगे तो ऐसे ही मैं कलम घसता हुआ नजर आऊँगा। बस ये अल्टीमेट है, मेरा मैक्सिमा हो गया और क्या। कभी 10 बच्चों को पढ़ाया, कभी 100 बच्चों को पढ़ाया, कभी 1000, कभी 10,000, कभी 20,000, यही होगा और क्या होगा। अगले साल आओगे तो मैं यही संघर्ष करता हुआ दिखाई दूंगा। लेकिन तुमको बहुत ऊपर तक जाना है तो तुम्हें संघर्ष मेरे से ज्यादा करना होगा, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, 2 ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दोनों सेम है कि अलग है? और अगर ना समझ में आए तो मेरे से मत बोलना, अंग्रेजी का ट्यूशन लगा लेना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भी समझना है तो तुम्हें फिजिक्स नहीं अंग्रेजी की दिक्कत होगी। सुनो ध्यान से, ये कह रहा है मैग्नीट्यूड बताओ किसका? चेंज इन वेलोसिटी का। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी पहले निकालना है, तो ये होगा डेल्टा वी वेक्टर बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यहां दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर/सेकंड इन ईस्ट। लिख देता हूं यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का है 10i कैप, ईस्ट को हम i कैप बोलते हैं। और फाइनली वो थोड़ी देर बाद उतने ही स्पीड से नॉर्थ में जा रहा था तो डायरेक्शन चेंज हो गया। स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं ड्यू टू डायरेक्शन। मान लो मैं आगे भाग रहा हूं 10 मीटर/सेकंड से ईस्ट में, तो ये मेरी डायरेक्शन है। 10 मीटर/सेकंड से नॉर्थ में, तो ये मेरी डायरेक्शन है। दोनों अलग अलग चीजें हो गई। दोनों क्या हो गई? अलग अलग चीजें हो गई। तो सर फाइनल वेलोसिटी बताओ 10j कैप, इनिशियल वेलोसिटी बताओ 10i कैप। सर 10j कैप 10i कैप क्या होगा? यही होगा और क्या होगा? यही होगा 10j कैप माइनस 10i कैप। सर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये एक वेक्टर है और डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आया था ना, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो किसी भी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जो भी है
ith कंपोनेंट -10 का होल स्क्वायर। मैं डरता हूं तुमसे बहुत, इसलिए -10 लिखा, नहीं तो मैं 10 भी लिख देता तो बात वही रहता, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली प्लस ही आना है। तो 100 + 100 √200, √200 को लिखूंगा 100 × 2, तो ये हो जाएगा 10√2। तो 10√2 वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तुम बोलोगे सर पहले भी 10 बाद में भी 10, तो वेलोसिटी काहे का चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज होने से बेटा। 10√2 मीटर/सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। अब इस चेंज इन वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन लिखना पड़े, है ना, तो 10√2 किस तरफ चेंज इन वेलोसिटी हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। तो बच्चा फटाक से कहता है सर पहले ईस्ट में था अब नॉर्थ में है, तो सर नॉर्थ ईस्ट इज आंसर। नॉर्थ ईस्ट इज आंसर। गलत है सर, क्यों? पहले ईस्ट में भाग रहा था, ईस्ट में भाग रहा था, फिर तो नॉर्थ में भाग रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट ही तो आंसर आएगा। रिजल्टेंट बेटा, रिजल्टेंट मतलब ऐड करना। क्या मैं दोनों वेक्टर को ऐड करके चेंज निकालते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल बराबर चेंज नहीं, चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस वेलोसिटी वेक्टर में से ये वेलोसिटी वेक्टर मैंने सबट्रैक्ट किया है। तो सर इसका चेंज किधर होगा? ऐसे डायग्राम बनाओ, ये आई, ये जे, ये -i, ये -j। और ध्यान से देखो, ये जे कैप है प्लस वाला, हाँ, और -i मतलब -i पीछे वाला इधर आएगा तुम्हारा डेल्टा भी। सर आप कहना चाहते हो डेल्टा भी इज इन नॉर्थ वेस्ट? हाँ, नॉर्थ वेस्ट। सर नहीं सर, नहीं है सर, नहीं है सर, सर सर ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, दोनों का रिजल्टेंट सर ये होगा। रिजल्टेंट मतलब एडिशन। हाँ होगा, अगर मैं निकालूंगा, होगा अगर मैं निकालूंगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल बोल 10i कैप, फाइनल बोल 10j कैप। लिख 10√2 नॉर्थ ईस्ट। और एकदम सही है, गलत नहीं है, एकदम सही है, नहीं है गलत। ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये रहा नॉर्थ, सॉरी ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट। इनिशियल वेलोसिटी सर ईस्ट में, फाइनल वेलोसिटी नॉर्थ में, ऐड कर दिया सर, इधर आएगा, एकदम सही है। ये गलत, लेकिन ये वेक्टर एडिशन में ना साहब, ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। फाइनल माइनस इनिशियल घटाया है, जोड़ा नहीं है। समझ आया कि नहीं आया पूरा तरीका? अच्छे से बताना सर। ठीक है, ये तो सवाल का पहला पार्ट था। सवाल का दूसरा पार्ट बताओ। हमें चेंज निकालना है किसमें? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड में चेंज निकालना है। तो दूसरे सवाल का जवाब होगा 0। मुझे चेंज चाहिए, यस, चेंज निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड बोलो 10, इसका मैग्नीट्यूड बोलो 10, तो 10 - 10 क्या होगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ऐसा मैंने दिया था ताकि मैं तुमसे प्रैक्टिस करवा सकूं। देखता हूं कहां है। ये रहा। ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, आजा बेटा नॉर्थ, टर्न्स वेस्ट and travel with the same speed. What are the change in velocity? What are the change in velocity? Change. Delta V. Final velocity minus initial velocity निकालो और इसका आंसर मुझे बताना। नहीं समझ आएगा तो भी हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, मैं फिर से समझाऊंगा। लेकिन इसका आंसर ये मत टिक कर देना सर। कौन सा? ये तुम्हारा बाद में कहाँ गया था? वेस्ट में, और पहले कहाँ जा रहा था? नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट तो आंसर होगा ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट तब होता जब हम दोनों को जोड़ते, है ना। इसका आंसर टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ 2 वेक्टर इज 8। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका मैग्नीट्यूड? वेक्टर सम ऑफ 2 वेक्टर इज 8। मतलब 2 वेक्टर को जब ऐड करते हैं, ए वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, ये हो गया इनका वेक्टर एडिशन। इस वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड देखा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर इज 8। मतलब 2 वेक्टर का वेक्टर एडिशन करने पर उसका मैग्नीट्यूड 8 आया। बट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 16। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम, मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन कहां है हमें नहीं पता, उसका मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16 आया है। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलना और ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड बोलना, क्या दोनों चीजें अलग है? बहुत अलग है। ए वेक्टर का मॉड मतलब आप डायरेक्शन कंसीडर कर ही नहीं रहे, उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम है 16 और एक्चुअल में वेक्टर एडिशन डायरेक्शन के साथ ऐड किया है तो उसका रिजल्टेंट जो आया है उसका मैग्नीट्यूड 8 है।
एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, देन फाइंड दिस वेक्टर्स। कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई ए वेक्टर बना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, ए वेक्टर बना लिया। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, मैथमेटिकली स्ट्रांग रहना चाहिए अपने को थोड़ा बहुत, जितना जरूरत है। ये वेक्टर बना लिया, कह रहा है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है। मान लो ये स्मॉलर वेक्टर ही तूने पहले बनाया, एक्स एक्सिस में बनाया, सिंप्लिसिटी के लिए बना तो यहां सकता है, यहां बना लेगा, इसके परपेंडिकुलर यहां बना लेगा, माथा फाड़ता रहेगा। यहां क्यों बनाया हमने, यहां इसलिए बनाया सिंप्लिसिटी के लिए बस, और कोई मेरा खास उद्देश्य नहीं था। रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब ये रहा, ये रिजल्टेंट है। अच्छा साहब, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, हाँ, फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट है। बढ़िया यार, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेक्टर इधर उसका रिजल्टेंट इधर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है जब सेकंड वेक्टर इधर हो। हाँ, एकदम ही जोरदार। अब हो सकता है सर, अब हो सकता है, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में आता है और सेम प्लेन में आता है। अब हो सकता है। अब आपसे पूछा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएं। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करें। क्या कहता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? कहता है फर्स्ट वेक्टर को प्लॉट करिए। चलिए, ये रहा फर्स्ट वेक्टर आपका ए, जहां पे फर्स्ट वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है वहीं से सेकंड वेक्टर को स्टार्ट करिए। तो सेकंड वेक्टर का लेंथ यही रखेंगे, डायरेक्शन यही रखेंगे, बस इसको धीरे धीरे शिफ्ट करके यहां ले आएंगे। देखिए ना, ये रहा, यार है ना, एकदम सही बनाया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट हो गया। ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा आपका रिजल्टेंट, और ये रहा आपका बी वेक्टर। देखिए, ए वेक्टर प्लॉट किया है, बी वेक्टर प्लॉट किया, ए के टेल से बी के हेड को मिला दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, ये सिंपल ट्रायंगल बन गया। सर यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, हाँ यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। सर इसका मैग्नीट्यूड 8 दिया, हाँ दिया है। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड सर पूछा है, तो एक काम करिए, ए के मैग्नीट्यूड को x मान लीजिए। अगर ए के मैग्नीट्यूड को x मानेंगे तो b बराबर हो जाएगा 16, तो x प्लस बी बराबर 16, तो b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16 माइनस एक्स। इसको आप x बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स। ठीक है, अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को मारो गोली, अब खत्म। अब यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखोगे तो हमेशा 90 डिग्री बेस और परपेंडिकुलर के बीच बनता है। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सिंपल ट्रायंगल थ्योरम लगा लो। कौन किसका रिजल्टेंट है हमें मतलब नहीं है, कौन किसका रिजल्टेंट है मतलब नहीं, हमेशा ट्रायंगल के कंसेप्ट से, वेक्टर का कंसेप्ट नहीं, ट्रायंगल का कंसेप्ट। ट्रायंगल के कंसेप्ट से हमें साफ साफ पता है कि हमेशा और हमेशा 90 डिग्री बेस और परपेंडिकुलर के बीच बनता है। तो सर इसका अगर होल स्क्वायर कर दूं प्लस इसका होल स्क्वायर कर दूं, तो सर बराबर इसका होल स्क्वायर होगा। हाँ, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस 32x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 256 माइनस 64 ये आ जाएगा 192। सब्ट्रैक्ट करो तो 2, हाँ 192 बताओ 32x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 192/32। 6 से कैंसिल करें क्या, 6 दूना 12 और टेक्सास से, हाँ 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गया, तो x की वैल्यू 6 आ गया, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 6, क्योंकि a को 6 माना था। 10 और 6 होगा, दोनों वेक्टर क्या होगा, 10 और 6 होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, नहीं समझ में आओगा तो सॉल्यूशन एक बार और देखना। टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f एंड √3f, टू फोर्स of magnitude f and √3f x at an right angle to each other, their resultant makes an angle beta with f के साथ बीटा एंगल बनाना था, वैल्यू ऑफ बीटा। आपको एक बात बताऊं, ये AIPMT 11 में भी ये सवाल पूछ लिया था, बड़ा आसान। ऐसा है कि टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f एंड √3f, तो एक फोर्स हो गया आपका f। सर आपको कैसे पता, आगे ही होगा बेटा, जब नहीं पता होता तो सिंप्लिसिटी के लिए हम आगे बना लेते हैं। तो एक वेक्टर हो गया टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f, मैग्नीट्यूड f पता है, दूसरे का मैग्नीट्यूड √3f है, राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3f।
सर आप एक काम करो, इसको आप √3f को यहां से क्यों नहीं बनाया? बेटा √3f को मैं यहां बना लूं या √3f को यहां बना लूं, दोनों में कोई फर्क है क्या? है तो बताओ। नहीं सर, वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका लेंथ सेम है, हाँ सर है। और ऊपर की तरफ है, हाँ है। इसको मिटा दे चल। अब कैसे मिटाएगा वो तो मैंने ऐसे इससे प्लॉट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेक्टर मैंने यहाँ प्लॉट किया और इसको उठा के धीरे धीरे मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। ट्रायंगल ऑफ वेक्टरडेशन का कंसेप्ट यूज करूंगा तो यहाँ भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया √3f। फर्स्ट के टेल से सेकेंड के हेड को मिला दो, ये होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट जो है एफ के साथ मान लो एंगल बना रहा बीटा, ये बीटा पूछा है तो सर ये तो बकलोली हो गया है। ये बीटा तो तुरंत हम निकाल सकते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर इज √3f एंड बेस इज f से f कैंसिल होगा, देन बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बहुत आसान है, बहुत आसान है। और एक मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन भी पढ़ाया था, है ना, डायरेक्शन कोसाइन। अब बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्शन कोसाइन तो हमने नहीं पढ़ा था। बेटा डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये, कोई भी एक वेक्टर हमें ए पता है ना, इसका एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड है ax i कैप, वाई एक्सिस में ay j कैप और जेड एक्सिस में az k कैप। बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका कोई जेड एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा अल्फा, वाई से एंगल बना रहा बीटा और जेड एक्सिस एंगल बना रहा गामा। तो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है, कॉस अल्फा से। कॉस अल्फा बेटा होता है बेस। तो इस वेक्टर का जो बेस होगा, तो बेस तो अल्फा एक्स एक्सिस कोई भी जो एंगल होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच बनता है। तो बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये रहा, ये हो जाएगा तुम्हारा बेस ये रहा मतलब एक्स और हाइपोटेन्यूज मतलब ए। तो जिससे आप एंगल देख रहे हो एक्स एक्सिस से देख रहे हो तो एक्स का कंपोनेंट बटा नेट वेक्टर। सर अगर y से देखेंगे तो नेट वेक्टर तो नीचे ही लिख लो, नेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता y कंपोनेंट। अगर सर z से देख रहे हैं तो नेट वेक्टर को तो नीचे लिख दो और z का कंपोनेंट ये आ जाएगा ax बटा a, ay बटा a, az बटा a। यह डायरेक्शन कोसाइन। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सबट्रैक्शन ऑफ these टू यूनिट वेक्टर। अब ये सवाल 99% बच्चा डाउट में पूछता है। सर 99, हाँ 99% बच्चा ये डाउट में पूछता है, सर ऐसा क्या है? बच्चा बकलोल है। सर ऐसे मत बोलो सर, बच्चे की इज्जत करो सर। बच्चे का दिया हुआ है तो खाते हो आप लोग, है ना, और बच्चे की बेइज्जती करते हो, ये तो गलत बात है सर। बच्चे का दिया हुआ खाते हो, जिसका खाते उसी की बेइज्जती करते हो यार, ये लॉजिकल बात है, ये तो सच बात है यार। जो भी देते हो तुम ही लोग देते हो, हमारा पेट तो तुम ही लोगों के भरोसे चलता है बेटा। पर ये तो सही बात है, हाँ सही है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, सही है। लेकिन सर डांटते क्यों आप? आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। आपको तो सर कहना चाहिए सुबह शाम दिन रात कि तुम ही हो हमारे भगवान। हाँ बेटा तुम ही हो हमारे भगवान। तो भगवान को कोई डांटता है क्या? भगवान को कोई डीमोटिवेट करता है क्या? सर आप जितना डीमोटिवेट करते हो उतना कोई टीचर नहीं करता। अपना आप जितनी बेइज्जती करते हो डांटते हो उतना कोई टीचर नहीं करता। आप जितने एटीट्यूड में रहते हो उतना कोई टीचर नहीं रहता। किस बात का एटीट्यूड है आपको? हमारा दिया हो तो खाते हो आप, हमारा दिया हुआ खाते हो और हम ही से एटीट्यूड। ये तो गजब बात है बेटा। देखो बेइज्जती करना या डांटना ये डीमोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई का एहसास दिलाना है। देखो रास्ता जितना कठिन होता है ना उसका मंजिल उतना खूबसूरत होता है। और रास्ता बहुत कंफर्टेबल है, रास्ता बहुत आरामदायक है, इसका मतलब मंजिल बड़ा पेनफुल होता है। अगर बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो ना तो इसका मतलब उस पर तो कोई भी चल सकता है। हाँ तो सब लोग दौड़ दौड़ के पहुंच जाएंगे, लास्ट में पेन मिलेगा। और जो संघर्ष करके चलता है, देखो सक्सेस का रास्ता में ना बहुत कांटे लगे होते हैं, बहुत संघर्ष होता है। उस रास्ते पे चल के जब पहुंचोगे ना तो मंजिल बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि खूबसूरत मंजिल और रास्ता भी खूबसूरत ऐसा होगा तो पूरी दुनिया वहां पहुंच जाएगी साहब।
मंजिल खूबसूरत होता है तो रास्ता बहुत खतरनाक होता है, तभी उस पर चलना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा उद्देश्य कभी भी ऐसा नहीं है। देखो बेटा, मैं मानता हूं ये बात कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ाई करना। मैं ये भी मानता हूं कि कोई बच्चा बहुत सिली डाउट पूछता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस कभी कभी भूल जाता हूं। हाँ, ये मैं मानता हूं, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं कि बच्चा, देखो बच्चा है, वो फिजिक्स भी पढ़ता है, केमिस्ट्री भी पढ़ता है, बायोलॉजी भी पढ़ता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब उसमें हो सकता है कि वो ऐसा कुछ डाउट पूछ दे जो एकदम ही बेवकूफ़ी वाले डाउट है, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग से निकल गया वो आसान चीज़ें। लेकिन एक टीचर, चाहे वो फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, जो आपके लिए मेहनत करता है, वो उम्मीद करता है कि आप उसके सब्जेक्ट में बेहतर करो। मैं एज अ फिजिक्स टीचर यही चाहता हूं कि तुम मेरे सब्जेक्ट में बेहतर करो, बाकी मुझे नहीं पता। एक बायोलॉजी टीचर चाहता है कि तुम बायोलॉजी में बेहतर करो, बाकी नहीं पता। केमिस्ट्री का टीचर चाहता है तुम केमिस्ट्री में बेहतर करो। सबकी उम्मीद किस पे टिकी हुई? तुम पे। सबकी उम्मीद तुम पे, और तुम बेचारा अकेला फिजिक्स भी उतनी एफिशिएंसी से पढ़ना, केमिस्ट्री भी पढ़ना, बायोलॉजी भी पढ़ना, और सारे सब्जेक्ट में 2-2 घंटे के लेक्चर, फिर उसका नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज करना, फिर सर बैकलॉग आ जाता है, फिर सर उसको अच्छे से रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर डीपीपी करना। सर बहुत पेनफुल है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है? हम कम करते पढ़ाना? हाँ सर, कम कर दो, सबको अच्छा लगेगा। सर बेटा, अगर सबको अच्छा लगेगा फिर सिलेक्शन कैसे होगा? फिर तो कहीं और जो ज़्यादा पढ़ा रहा होगा उसका हो जाएगा ना। अल्टीमेटली जो जितना संघर्ष करेगा उसको उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा। समझ रहे हो? तो रियलिटी चेक स्टार्टिंग से होना चाहिए। अब मान लो तुम 1 साल बाद तुम्हें पता चले कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो थोड़ी सी कमी अभी क्यों छोड़ रहे हो? तुम तैयारी भी कर रहे हो, समय भी दे रहे हो, लेकिन थोड़ी सी कमी अभी क्यों छोड़ रहे हो? बेटा, संघर्ष करना पड़ेगा, रास्ता बहुत कठिन है ना। चलो खैर छोड़ो। अब यहां पे एकदम करता विजुअलाइजेशन देखो, अगर तुम समझ पाओगे तो सवाल का आंसर एक ही लाइन में। सर कैसे? सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों यूनिट है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैंने बताया था आपको। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, इसका नाम ही यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, मतलब आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दोनों को जोड़ा, जो रिजल्टेंट आया उसका भी मैग्नीट्यूड 1। ऐसा चमत्कार कब होगा सर? ए 120 डिग्री पे। इसमें क्या करना? 120 डिग्री पे ऐसा चमत्कार 120 डिग्री पे होगा। ठीक है सर, मतलब ए और बी के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज 2 यूनिट वेक्टर। अब इसी दोनों यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री का वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताओ। तो 2 वेक्टर का जिनका मैग्नीट्यूड सेम उसका वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है 2a cos sin θ/2। पता नहीं मुझे लिखना पड़ रहा, लेकिन मन नहीं था लिखने का, लिख देता हूं 2 1 इंटू sin 60। sin 60 कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इज आंसर। और हालांकि एक मेरे जो अच्छे बच्चे होंगे, रामलाल टाइप बच्चे होंगे, बोले अरे सर कहाँ 1 का डिफरेंस 120 डिग्री पे √3 होगा। आंसर आ गया, √3 हो गया, एकदम ही झन्नाटेदार। चलो a प्लस बी बताओ कितना होगा? a का मैग्नीट्यूड 10 एंड b का मैग्नीट्यूड 10, तो बताओ a प्लस बी वेक्टर कितना होगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना होगा? तो ये भी होगा 10। आंसर क्यों होगा सर 10? यहाँ पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है। नहीं बेटा, एंगल 60 डिग्री नहीं है। a वेक्टर ये रहा, इसका टेल हेड यहाँ है, टेल यहाँ है, सॉरी b वेक्टर का टेल यहाँ है, हेड यहाँ है। ए वेक्टर का हेड यहाँ है, टेल यहाँ है, तो एक का हेड और दूसरे का टेल मिल रहा, तो एंगल सही नहीं है। सही एंगल कैसे देखेंगे? तो बी को तो एज इट इज रहने दो, बी को 10 एज इट इज रहने दो। ए जो ये बना हुआ था इसको धीरे 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 नीचे ले आओ, ये हो गया तुम्हारा ए। ओके, ये हो गया तुम्हारा एंगल, ये 60 है तो ये होगा 120। बी का मैग्नीट्यूड 10, ए का मैग्नीट्यूड 10 और दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। If a vector plus b vector बराबर r vector and a vector minus b vector बराबर d vector, then find angle between a vector and b vector if r बराबर d। शायद मैंने ये लास्ट लेक्चर में आपको करा दिया था। आंसर फटाफट बताइए। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखो दो वेक्टर को सम किया, ए वेक्टर बी वेक्टर तो आर आया, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया तो डी आया। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ आर बराबर डी, 90 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। अब मैंने ये खुद से लिखा था ऐसे ही चलता फिरता लैंग्वेज में, ये जो नीट में पूछा था वो मैंने लास्ट लेक्चर में इसी लैंग्वेज में कराया था। हालांकि ये सवाल मैंने शायद लिखा भी है आगे, टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ना, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक बार और रिवाइज करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को एक बार और रिवाइज करते हैं। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि कोई भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, हालांकि आपको फील आ गया होगा ये धोखा है, कई बच्चे लिख रहे थे हाँ सर समझ आ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो बस कंपोनेंट लेके ऐड करने वाली बात थी, तो हमने पहले भी किया था। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है कि फर्स्ट वेक्टर को आप ड्रॉ कर लो, ठीक है कर लिया, उसके बाद वहां पे जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से सेकंड वेक्टर को ड्रॉ करो, वहां से सेकंड वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या यही था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट? यस सर, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, यही था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट। एक दूसरे लैंग्वेज के टर्म्स में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अलग अलग किताबों में अलग अलग लैंग्वेज में लिख देते हैं। इफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहला स्टेटमेंट एक बार स्क्रीन पॉज करके अच्छे से पढ़ो और उसको प्लॉट करने की कोशिश करो। इफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो ऐसे बनता है सर, इसमें दो साइड में वेक्टर कैसे बनाएंगे? वेक्टर में तो डायरेक्शन होता है। तो देखो ये कह रहा है, ये ओहो ये कह रहा है कि पहला वेक्टर बनाओ, पहला वेक्टर ए हो गया, और जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर कोई आपने बना लिया। ये ट्रायंगल का दो साइड हो गया। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, ये दो साइड हो गया ट्रायंगल का। पहला साइड हो गया ए और दूसरा साइड हो गया बी इन अ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब यही होता है कि जब फर्स्ट खत्म हो जाए तो सेकंड को शुरू करो, सेकंड खत्म हो जाए वहां से थर्ड को शुरू करो, है ना, सेम ऑर्डर। देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट सम ऑफ टू वेक्टर। थर्ड साइड तो ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और थर्ड साइड ये बनेगा। लेकिन सर ये थर्ड साइड, ये जो रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट तो नहीं होता सर। रिजल्टेंट तो असल में यहां से कंपेयर करोगे तो ए के टेल से बी के हेड की तरफ होता है। थर्ड साइड सेम मैनर बनाओगे तो फर्स्ट वेक्टर बनाया, सेकंड वेक्टर बनाया, ये थर्ड वेक्टर बनाया, तो थर्ड वेक्टर तो ये बनेगा सर। हाँ बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे पढ़ो। इन अ सेम ऑर्डर देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट सम ऑफ टू वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा वेक्टर इन मैग्नीट्यूड। हाँ मैग्नीट्यूड देखो इसका और उसका बराबर है, अरे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाया है वहां पे बस, और कोई बात। एंड अपोजिट डायरेक्शन, यस मिल गया मिल गया मिल गया। जो थर्ड साइड है वो इन दोनों के वेक्टर सम, दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा। बिल्कुल सही है, दोनों के रिजल्टेंट को बताएगा इन 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 मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब एक्चुअल में जो डायरेक्शन होगा ए और बी का, वो थर्ड साइड के, कलर चेंज करो, थर्ड साइड के लेंथ के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये होगा तुम्हारा ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते इसको, ये होगा रिजल्टेंट। असल में रिजल्टेंट ये नहीं होगा, रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं है? अब रिजल्टेंट का, और कोई मान लो ये सी वेक्टर तुम्हारा, ये इस ट्रायंगल का थर्ड साइड था, तो आर एंड सी का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? हाँ दोनों लेंथ बराबर है, लेकिन सेम ऑर्डर में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बना है। सेम ऑर्डर में पहला वेक्टर जहां पे खत्म हुआ से दूसरा शुरू किया, दूसरा जहां पे खत्म हुआ से तीसरा शुरू किया। तो थर्ड वेक्टर का मतलब थर्ड साइड जो ट्रायंगल का होगा उतने ही लेंथ का रिजल्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? थोड़ा अपोजिट, ए के टेल से बी के हेड तक ये रिजल्टेंट होगा। तो लास्ट क्लास में जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था वो सिर्फ इतना बताया कि फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करो और जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से सेकंड वेक्टर बना लो, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिला तो रिजल्टेंट होगा। ये हमने पढ़ा था। ये भी वही चीज बता रहा है जो ये बता रहा है, ठीक है ना? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कितने वेक्टर के लिए को ऐड करने के लिए होता है? दो वेक्टर को ऐड करने के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहां गया भाई, गैप क्यों आ गया? नेक्स्ट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Polygon law of vector addition is the same as triangle law of vector addition. Same. Polygon law is same as triangle law of vector addition.
सेम एज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर, सेम डिट्टो सेम, बट फॉर मोर देन टू वेक्टर, बट फॉर मोर देन टू वेक्टर, दो वेक्टर से ज्यादा के लिए, बट फॉर मोर देन टू वेक्टर, दो वेक्टर से ज्यादा के लिए सही होता है। सर बताओ कैसे? देखो मान लो कि कोई वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा तुम्हारा, बनाओ 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 एकदम खुलने में बनाओ, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर बना लिए। ले साहब, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, इन सब को ऐड करना है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर तो दो ही को ऐड करता है। पॉलीगन लॉ भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का ही नाम है, अलग नहीं है। वो दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करता है, सेम स्टेटमेंट का, सेम एज ट्रायंगल लॉ। सर करके दिखो, आओ दिखाएंगे। हमें क्या करना है? ए बी सी डी सबको ऐड करना है। तो पहला वेक्टर बना लो। सर बना लिए, ये रहा पहला वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? सर पहला जहां से खत्म वहीं से दूसरा शुरू करो। दूसरा कौन है? सर ये है, चलो बना लो। लेंथ सेम है, हाँ। डायरेक्शन सेम है, देखो ये बी और ये बी सेम है, हाँ। अब सर तीसरा वेक्टर बनाओ। कहाँ से? सर जहाँ पे दूसरा खत्म हुआ है, ये सर सी हो गया। सर अब चौथा वेक्टर बनाओ। कहाँ से? सर जहाँ पे तीसरा खत्म हुआ है, तो सी यहाँ पे खत्म हुआ है, ये चौथा है। लेंथ इतना, डायरेक्शन नीचे, ये बना लिया। सर अब क्या होगा? अब फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, ये रिजल्टेंट हो। अरे हाँ, मतलब ध्यान से एकदम देखो, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। ये इसका रिजल्टेंट है। आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या बात करो सर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा ही तो है, सेम है। और सेम स्टेटमेंट, सेम मेथड, सब कुछ सेम। पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब देखना। मान लो मैंने ये बनाया, ओके सर बना लिया, बहुत बढ़िया किया, अच्छा लगा। ये बनाया, ओके सर बढ़िया किया, अच्छा लगा। ये बनाया, ये बनाया। अब मैं इस ट्रायंगल के साइड को नाम दे देता हूं ए, ये बी और ये सी। ठीक है। फॉर गिवन फिगर, which of the following option is correct? Which of the following option is correct? Option is correct. गिवन डायग्राम के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन में जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ सी वेक्टर। दूसरा ऑप्शन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से सोच के बताइए। तो सारी ऑप्शन सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए कैसे हो सकता है। ए वेक्टर ये रहा, ए का टेल, ए का हेड, जहां पे ए का हेड है वहीं से बी को स्टार्ट किया, वहीं से बी को स्टार्ट किया, यहां पे आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, फर्स्ट के टेल से लेकर के सेकेंड वेक्टर के हेड तक होगा। हाँ होगा। ये इन ए और बी का रिजल्टेंट होगा। ए और बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर के बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, ये हो गया। सो ये कैसे सही होगा? अरे बेटा, माइनस सी वेक्टर इधर है, इसको पीछे ले जाओगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो 0 ही होगा। और पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट अगर तुम यूज करते हो, क्या करते हो? पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। तो ये रहा ए वेक्टर, हाँ सर लिख लो ए वेक्टर। ए वेक्टर का जहां पे हेड खत्म हो रहा वहां से बी स्टार्ट किया, हाँ सर बी स्टार्ट किया, ठीक है। और जहां पे बी का हेड खत्म हो रहा वहां से सी स्टार्ट किया, वहां से सी वेक्टर स्टार्ट किया, सी वेक्टर स्टार्ट किया, बराबर। इन तीनों का रिजल्टेंट देखना है। इन तीनों का रिजल्टेंट 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वेक्टर का जहां हेड है वहीं पे थर्ड वेक्टर का टेल आ गया। सॉरी, फर्स्ट वेक्टर का जहां पे टेल है वहीं पे थर्ड वेक्टर का हेड आ गया। तो तीन वेक्टर ड्रॉ करने के बाद रिजल्टेंट कैसे देखेंगे? फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाएंगे। फर्स्ट वेक्टर का टेल यहां है, लास्ट वेक्टर का हेड में, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। सर ये कैसे सही होगा? देखो यहां पे बी इज अ फर्स्ट वेक्टर। देखिए
बी इज अ फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है। उसके बाद सी सेकेंड वेक्टर, हाँ सर फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है वहाँ से सेकेंड वेक्टर ड्रॉ किया, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को मिला देंगे, ये बी और सी का रिजल्टेंट होगा। तो बी और सी का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सही है। और वैसे भी माइनस ए वेक्टर को इधर ले आओगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ऑब्वियस सी बात है बेटा, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर, तो बेटा इस माइनस ए को बराबर की इधर लाओगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू इधर आएगा तो ये बनेगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 0। और ये तो पॉलीनॉमियल लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन से अभी प्रूफ किया मैंने, एकदम मजे आए कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को हम दो वेक्टर को जब प्रोडक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बना लिया सर, ठीक है सर ऑब्जेक्ट बना लिया, और ये ऑब्जेक्ट ना मूविंग है एक्स एक्सिस में, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा, मोशन में इधर चल रहा, और ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुँचा है, और इस ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअसली मैं फोर्स लगा रहा था इधर एफ, ठीक है ना। तो आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है और इनफैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर गया, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ यहां तक, तो इस फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ है, वर्क बताइए, वर्क आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, वर्क बताइए, ठीक है ना। वर्क कितना हुआ है, वर्क वर्क कितना हुआ है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। वर्क कितना होता है बताइए, वर्क, तो सर वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, सर वर्क हो जाएगा एफ एस। नहीं, गलत है, क्योंकि असल में मैं लास्ट लेक्चर में समझाने की कोशिश कर रहा था कि दो चीजें जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो मोशन इन अ प्लेन में इनफैक्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि वाई का अपना अलग गेम है और एक्स का अपना अलग गेम है। वाई वाली चीज एक्स पे डिपेंड नहीं करती, एक्स वाली चीजें वाई पे डिपेंड नहीं करती। मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे नीचे फोर्स लगा रहा, तो इस फोर्स का इफेक्ट वाई में आएगा, एक्स में नहीं आएगा। मान लो मैं तुम्हें खींच के थप्पड़ मारूं, तू यहां पे खड़ा है ना, गुस्सा आ गया मुझे, मैंने खींच के थप्पड़ मारा, अब मेरा थप्पड़ इधर मारने से तो ऊपर उठ जाएगा, नहीं, थप्पड़ इधर मारूंगा तो इधर जाओगे। तो जो फोर्स होता है ना उसका इफेक्ट उसी के डायरेक्शन में होता है, और जिधर फोर्स होता है उधर एक्सीलरेशन है। समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने इसको नीचे कंप्रेस किया है तो इस फोर्स की वजह से नीचे दबेगा, इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में नहीं पड़ेगा। हाँ, ये स्मूथ होना चाहिए है ना, म्यू जीरो। अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो वहां पे नॉर्मल का केस और नॉर्मल पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, वो अलग अलग चीज है, वहां पे इसका रोल फिर भी कुछ नहीं होगा, रोल होगा फ्रिक्शन का, है ना, फ्रिक्शन जीरो मान लिया। तो इस फोर्स की औकात नहीं है, सिंपल सी बात है, आसान भाषा में सुन, इस फोर्स की औकात नहीं है कि ये वाई एक्स एक्सिस में कुछ वर्क कर ले। तो एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ है, वो इसके मोशन की वजह से हुआ, वो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से चला है। एक्स एक्सिस में इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यहां पे एफ एस और एक कॉस थीटा लिख लेना चाहिए। हाँ लिख लो। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पे वर्क क्या हो जाता है, जीरो। ये तो आपने पढ़ा है ना बेटा 11th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। इनफैक्ट अगर और डिटेल में समझने की कोशिश करोगे, यहां पे समझना कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है एम, इस पे इधर फोर्स लग रहा है एफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा इधर हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अरे राम लाल तू तो रह जा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट असल में इधर चल रहा है वी वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चला है, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ एस, है ना, यहां पहुंच गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है, और थीटा एंगल पे ये फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स का एक ही कंपोनेंट होगा जो वर्क कर पाएगा। कौन सा कंपोनेंट, इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा आगे की तरफ जिसको हम कहेंगे एफ कॉस थीटा। देखो जिधर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ कॉस थीटा।
और इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब एफ साइन थीटा की औकात नहीं है कि एक्स में उसका कोई इफेक्ट पड़े। एफ साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट, एफ का ऊपर कंपोनेंट, एफ का इस फोर्स का ऊपर की तरफ इफेक्ट आएगा एफ साइन थीटा, और इस फोर्स का आगे की तरफ इफेक्ट आएगा एफ कॉस थीटा। तो इस एफ साइन थीटा का औकात नहीं कि एक्स में कुछ वर्क कर पाए, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस में हुआ है। तो हम वर्क को लिखते हैं फोर्स एफ कॉस थीटा। कौन सा फोर्स? फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ इनटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब दो वेक्टर है और दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। एक साहब इधर देख रहा, एक इधर देख रहा। अब बोलोगे बताओ दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा साहब, दोनों एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाह रहा। डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर का मिलन। डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर को मिला के उनको प्रोडक्ट कर देना, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई आंख बंद करके नहीं कर सकते। दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखेंगे कि मान लीजिए एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है तुम्हारा ये कुछ बी, तो आप देखेंगे कि इस वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये वेक्टर बी जो एक्स वाई प्लेन में है और ए से थीटा एंगल बना रहा। बी से पूछो क्या तुम्हारा मन है ए के साथ मिलने का? बी से पूछो तो सही, क्या तुम्हारा मन है ए के साथ मिलने का? बी कहता है कि नहीं, आप अभी तो मेरे जीवन में कोई खास है नहीं, थोड़ा थोड़ा मन है। तो बी का कितना मन है ए से चिपकने का? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब चिपकना। चिपकना समझते हो? चिपकना। अब दो वेक्टर जब एक दूसरे से चिपकते हैं तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब मिलकर चिपकना। चिपकना, चिपकना। अब एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो चिपक ही नहीं रही है। अब इसका इफेक्ट देखो, y का नेट ए वेक्टर अगर मान लो एक वेक्टर ऊपर है, इसका इफेक्ट x में क्या होगा? जीरो, अगर एग्जैक्टली वर्टिकल y है तो। हाँ, इसका थोड़ा मन ए के साथ मिलने का है। कितना मन है पूछो ना बी से, बेटा तुम्हारा कितना मन है ए से मिलने का? तो बी कहेगा मेरा एक इफेक्ट ए के एग्जैक्टली पैरेलल है, वो कंपोनेंट है मेरा बी का एक्स एक्सिस के साथ। देखो एंगल थीटा बन रहा है, तो इसको लिखोगे बी कॉस थीटा, और एग्जैक्टली ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा से इसका मन इसके साथ चिपकने का नहीं है, बी कॉस थीटा से। तो ये इसी को कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट ए का पूरा मैग्नीट्यूड और इसके साथ आके बी कॉस थीटा चिपक गया, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर अगर ऐसे ऐसे हैं तो पूरा मन है एक दूसरे से उनके साथ चिपकने का, पूरा मन है। मान लो यहां पे मैं ऐसा बोलूं कि थीटा मान लो 0 डिग्री, ये थीटा 0 डिग्री है। इसका क्या मतलब है? ये चिपक के दोनों साथ साथ, मजे आ रहा है एकदम, चिपक के एकदम सही है, बढ़िया डिफाइंड होगा, एकदम जोरदार डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, बढ़िया। थीटा अगर 0 है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बेटा मैक्सिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी ए बी। सर अगर 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री रखोगे मतलब एक इधर एक इधर, मिल ही नहीं दोनों का, एक इधर देख रहा है एक इधर देख रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं है दोनों को एक दूसरे से चिपकने में, नहीं चिपक पाएंगे। सर अगर तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। अच्छा 180 डिग्री एंगल लोगे तो 180 डिग्री में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा माइनस ए बी। क्या हो जाएगा बोलो? माइनस ए बी। क्या यहां पे ए डॉट बी और 0 डिग्री पे और ए डॉट बी 180 डिग्री पे सेम मैग्नीट्यूड का है क्या? ना सर आपने देखो ना ए बी है, ये भी ए बी है, सेम मैग्नीट्यूड का है क्या? नहीं, ये मिनिमम मैग्नीट्यूड है। सर ये तो धोखा है, आपने बोला था माइनस डायरेक्शन को बताता है। हाँ माइनस डायरेक्शन को बताता है तब जब वो वेक्टर हो। ये स्केलर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर को डिफाइन करता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर जब एक दूसरे से चिपक के डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करता है तो वो कभी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल ये वर्क स्केलर होता है बेटा। एक बच्चा कह रहा था सर वर्क का डायरेक्शन होता है। कब तुमने डायरेक्शन में वर्क किया था? वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वर्क स्केलर है। 5 जूल वर्क किया, -5 जूल वर्क किया, उसका डायरेक्शन नहीं होता। तो -5 जूल का क्या मतलब है? कम वर्क किया, उस वर्क का निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं होता वर्क में। वर्क के पास नो डायरेक्शन। एग्जैक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। दो वेक्टर का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो कभी भी वेक्टर नहीं आएगा,
वो स्केलर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, तो देखो तूने क्या किया, बी का वो इफेक्ट निकाला जो बी के साथ चिपकना चाहता है, एग्जैक्टली बी पे आके चिपक गया, बी कॉस थीटा। तो आप बोल सकते हो बी का कंपोनेंट अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ, देखो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए मल्टीप्लाई ए। लेकिन सर आपने हमेशा बी से पूछा, आपको ए से भी तो पूछना चाहिए ए का मन है कि नहीं मिलने का। तो देखो बेटा, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, अगर ये एंगल थीटा है तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ क्या आएगा, बोलो ध्यान से, ए कॉस थीटा आएगा। और एग्जैक्टली बी से परपेंडिकुलर ए साइन थीटा आएगा। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लोगे, एक बी के तरफ होगा तो एक बी से परपेंडिकुलर, इससे मिलने का मन नहीं, इसी से मिलने का मन है। तो आप लिख सकते हो यहां से बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, बोलो ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो, सेम ही रिजल्ट आता है। और वैसे भी ये स्केलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ लोगे तो देखो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी मल्टीप्लाई बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए मल्टीप्लाई ए। कितना आसान है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फील आया कि नहीं आया डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट मतलब चिपकना। अब चिपकने की इंटेंशन देख लो कितनी जोरदार है, जितनी जोरदार है मतलब एक दूसरे पे लेट गया सीधा, है ना, तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे जबरदस्त चिपकेंगे, 90 डिग्री पे चिपक नहीं पाएंगे, 180 डिग्री पे चिपके तो हैं लेकिन समझ रहे हो। चलो इधर देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा। यहां पे फिर से आज इसने भयंकर सूखा नशा करके टाइप किया यार। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब ये मत कमेंट कर सर आप चेक किया करो, सर ऐसे किया करो। अरे भैया मुझे पता है ना, ठीक कर दिया ना, काय टेंशन ले लो, तुम मत लेना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड बोलो 2, बी का मैग्नीट्यूड बोलो 4 एंड कॉस थीटा बोलो सर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ जाएगा 4, है ना, कॉस 60 डिग्री हाफ होता है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई खास बात नहीं इसमें, कोई खास बात नहीं है ना। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। मान लो कोई दो ऐसे वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो असल में कोई और वेक्टर थोड़ी ना वाई कैप ही है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक्स एक्सिस के अलोंग है वो आई कैप ही तो है। इसका मैग्नीट्यूड कहाँ होता है, इसके पास डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड 1 डायरेक्शन ईस्ट के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी का अगर डॉट प्रोडक्ट में इसके साथ कर दो तो रिजल्ट क्या होगा, मतलब ऐसा समझो कि ए वेक्टर इज आई कैप, बी वेक्टर इज ऑल्सो आई कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा। तो पहले का मैग्नीट्यूड 1 यस सर, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 यस सर, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो एक बात बताओ, 1 मल्टीप्लाई 1 और कॉस 0 डिग्री भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। अच्छा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, ये भी 1 होगा सेम उसी तरीके से। अच्छा, के कैप डॉट के कैप क्या होता है, ये भी 1 होता है सेम तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो सर आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, 0, क्योंकि मैं बताता हूं आई कैप 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0। जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा 0, जे कैप डॉट के कैप क्या होगा 0। मतलब ये परपेंडिकुलर है तो नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल है तो चिपकेगा और चिपकेगा तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर जिसका एक्स कंपोनेंट है एक्स आई कैप, वाई कंपोनेंट है बी वाई जे कैप एंड जेड कंपोनेंट है बी जेड के कैप, एंड बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, ओहो सॉरी बी जेड के कैप, प्रिंटिंग मिस्टेक भयंकर हो गया यहाँ पे, ए वाई है ना, ए वेक्टर है ए वाई ए जेड। अच्छा चलो तुम बताओ व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स बताओ, एक्स है क्या सर, एक्स ए का इफेक्ट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ए का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। व्हाट इज ए वाई, ए का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग। व्हाट इज ए जेड, ए का कंपोनेंट है जेड एक्सिस के लॉन्ग। व्हाट इज बी एक्स, बी का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। व्हाट इज बी वाई, बी का कंपोनेंट है वाई एक्सिस के लॉन्ग। व्हाट इज बी जेड, बी का कंपोनेंट है जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम
कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए वेक्टर है क्या सर? ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी का हमें क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ करना है? हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है बी के साथ। तो ये लिखा बी एक्स आई कैप, अरे कुछ नहीं कर रहा बेटा, ए के जगह पे ये रख दिया, बी की जगह पे ये रख दिया। तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आ गया। अब कोई भी जैसे टर्म लिखा हो, जैसे ऐसे लिखा हो ना, ए प्लस बी का प्रोडक्ट कर दो सी प्लस डी के साथ, तो कैसे करते हो? ए का सी के साथ करते हो तो ए सी आता है, फिर ए का डी के साथ करते हो तो ए डी आता है, फिर बी का सी के साथ करते हो तो बी सी आता है, बी का डी के साथ करते हो तो बी डी आता है। यही आता है ना रिजल्ट बेटा। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एकदम ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, बताओ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? बेसिक से पढ़ा रहे हो ना बेटा, तो बेसिक से पढ़ के अच्छे से सीखो और घबराओ नहीं। बाकी लोगों ने सर 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 हमको तो हाउ सिखाओ, अरे हाउ सिखाऊंगा, चिंता मत करो, हाउ भी सिखाऊंगा। और हाउ से क्या होगा? रफ्तार आएगा। तो सवाल जब सॉल्व करेंगे ना तो रफ्तार में करेंगे। सर आप मत करना, सर आप धीरे धीरे करना। हाँ मैं धीरे धीरे करूंगा, रफ्तार तेरे अंदर डेवलप होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें रफ्तार बाद में डेवलप हो। चलो मैं यहां पे बताता हूं। ये मेथड बताया, ए को सी से करा, ए को डी से करा, तो एक्स को बी से करो, तो एक्स आई कैप को बी एक्स आई से कब करो, तो एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, तो ये मैग्नीट्यूड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल ए एक्स बी एक्स, और आई कैप क्या हो जाएगा 1। तो चलो ठीक है, एक्स आई कैप को प्रोडक्ट करो बी वाई जे कैप से, तो ये बनेगा एक्स आई बी वाई जे, तो एक्स बी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 0, प्लस एक्स आई कैप का प्रोडक्ट के कैप के साथ करोगे 0, तो यहां पे अब बनेगा सिर्फ एक्स प्लस बी एक्स। फिर ए वाई जे का इसके साथ करोगे आई का, तो जे का आई के साथ हो जाएगा, प्लस ही करोगे ना, ऐड सबको तो ऐड ही करते जा रहे हो ना, 0 प्लस जे का जे के साथ आएगा तो बनेगा टर्म ए वाई बी वाई प्लस 0 क्यों? क्योंकि जे का के साथ 0, फिर के का आई के साथ 0 प्लस के का जे के साथ 0 प्लस के का के साथ 1, तो ए जेड बी जेड बचेगा, ए जेड बी जेड बचेगा। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यह रिजल्ट आएगा। अब यहां पे तुम्हें मैं रफ्तार सिखाता हूं। हाँ सर अब रफ्तार में बताओ क्या करना है? ठीक है सर ये समझ गए। तो रफ्तार में ऐसा है कि ए का एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, बी का एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट। एक बात बताओ, ए और बी को बोलोगे चिपक जाओ, तो क्या ये आई वाला जे के साथ चिपकेगा? नहीं सर, आई वाला मतलब जो अपने जैसा है वो अपने जैसों के साथ चिपकेगा ना, वो किसी और के साथ कैसे चिपक जाएगा? तो सर ये इसके साथ चिपकेगा, हाँ ये इसके साथ चिपकेगा, हाँ ये इसके साथ चिपकेगा, हाँ तो एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, सीधा आंसर। अब तुम्हें भयंकर डॉट प्रोडक्ट करना हो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो ए वेक्टर लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप 4k कैप एंड बी वेक्टर इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। एकदम हलवा है, एकदम फील आया कि नहीं, गर्दा विजुअलाइजेशन ब्लास्ट। अभी बोर्ड पे जो सॉल्व किया उसको फिर से नहीं दोहराना, हमें सीधा आंसर लिखना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चिपका दो, ये आई वाला आई के साथ चिपका दो, 2 × 1 2 बनेगा, फिर -3 2 तो -6 बनेगा, है ना। देखो -3 ये -3 निगेटिव है और ये आपका 2 है ना बेटा, 2 है ये, तो -3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -6 और 4 और -3 क्या हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -14 आंसर। 18 सॉरी -16 होगा क्या? हाँ -16 आंसर हो गया आंसर। सर नहीं सर, इसको तो बेसिक से करना था सर। अबे रामलाल फ्यूरी इसीलिए तो समझाया था। एकदम ताजा ताजा डाउट है अभी। व्हाट इज द टेंसर क्वांटिटी? व्हाट इज द टेंसर क्वांटिटी? देखो बेटा, टेंसर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो असल में होता तो स्केलर है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। डायरेक्शन पे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब वो ट्रायंगल ऑफ एक्टिविटीज को फॉलो नहीं करता, लेकिन डायरेक्शन की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऑन स्केलर ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्केलर ही बोल देते हैं। लेकिन असल में क्या है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है,
अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालूं तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का आएगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रोटेशनल मोशन के वजह से, रोटेशनल मोशन को जो अपोज करता है ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इनफाइनाइट तरह से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो ये मोबाइल ले लिया, तो इसको अगर मैं इस एक्सिस से घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई आ रहा, इससे घुमाऊंगा तो कुछ I2 आएगा, इससे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा तो I3 आएगा, ऐसे घुमाऊंगा तो I4 आएगा। मतलब अलग अलग एक्सिस पे वैल्यू अलग अलग आ गई, इसी को हम कहते हैं टेंसर। तो सर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए क्या हुआ तो हम कैसे जवाब देंगे? टेंसर सर आपने पढ़ाया नहीं था, पूछेगा ही नहीं भाई। मुझे पता है ना क्या पूछेगा, 10 साल में क्या पूछा और क्या पूछेगा। जो सिलेबस में नहीं वो कैसे पूछ लेगा? और तुम्हें कौन सा वेक्टर सिलेबस में तुम्हारे यार? वेक्टर तुम्हारे सिलेबस में है क्या? तुम्हें सब सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है ना कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें पढ़ना क्या चाहिए। क्या वेक्टर तुम्हारे सिलेबस में है जो वेक्टर से ऐसा सवाल पूछ लेगा? लेकिन सर वो सब सवाल तो पूछा था वेक्टर से, इसलिए पूछा था कि उसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है, टेंसर का एप्लीकेशन फिजिक्स में नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाता ना तो तुम्हें स्केलर ही टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन में टेंसर होगा ही नहीं। सर हुआ तो टेंसर पे जा सकते हो, लेकिन होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना, होगा ही नहीं। चलिए देखिए, पहला एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल के देता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको वेक्टर ए दिया हुआ है कंपोनेंट्स के टर्म में, बी भी दिया हुआ है ना, ए बी एक्स बी वाई बी जेड के टर्म्स में। अब दोनों के बीच में हमें एंगल नहीं पता तो कोई बात नहीं, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, वो होता है ए बी कॉस थीटा। जहां पे थीटा तो पता है ना कि एंगल बिटवीन ए एंड बी है, हाँ एंगल बिटवीन ए एंड बी है। अब बच्चे का सबसे बड़ा जीवन का संघर्ष, सर हमको कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो और कैसे निकालेगा? मान ले कुछ ऐसा सवाल है, मान ले ऐसा सवाल है, ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसे निकालेगा बता? क्या कर सकता है? सर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तब करते हैं जब ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर प्लॉटेड हो, और उसमें भी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल पता होता है, तभी तो रिजल्टेंट में लिखते हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इंसान के जीवन में क्या पता लगाना सबसे मुश्किल काम है? किस चीज का पता लगाना सबसे मुश्किल काम है? इंसान अपने जीवन में किस चीज का पता सबसे मुश्किल तरीके से लगा सकता है? मतलब उस चीज का पता लगाना सच में असंभव है, मुश्किल है। कमेंट करके बताना जरा। तो मैं पूछता हूं ना, बच्चे तो बहुत क्रिएटिव होते हैं, सर भगवान का पता लगाना बहुत मुश्किल है, सर आत्मा का पता लगाना बहुत मुश्किल है। भाई साहब कहां जा रहे हो? सवाल पूछने वाला ही घबरा जाता है कि हाँ इसका आंसर ऐसा हो सकता, हमने सोचा ही नहीं था। तुम भी बताना, तुम अजीबो गरीब कुछ भी बताओगे, सही है सब ठीक है यार, लेकिन मेरा जो इंटेंशन है ना वो समझ। सबसे मुश्किल काम सबसे मुश्किल किस चीज के बारे में पता लगाना? तो सबसे मुश्किल होता है अपनी औकात के बारे में पता लगाना। हम क्या कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सबको पता होता है कि वो क्या क्या कर सकता है। और असल में फिजिक्स के सवाल को सॉल्व करने का ये बहुत बड़ा सवाल नहीं सॉल्व होने का ये बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे को ये पता होता है अच्छा हम इसमें ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बच्चे को पता है हम ये सब कर सकते हैं। एक सवाल मिलता है वहां पे सब कुछ कर देता है, कुछ आंसर नहीं आता। तो सर मतलब क्या सीख मिलती है इससे? सीख ये मिलती है कि तुम्हें अपनी औकात का पता होना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। अब बच्चा मेरे से पूछता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो मत ले और तू निकाल के बता एंगल, बता कैसे निकालेगा, अपनी औकात पता चल जाएगी तुम्हें। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं, उसमें तो एंगल दिया होता है भाई। दो वेक्टर के बीच में एंगल सर वो डायरेक्शन कोसाइन से नहीं, उसमें हम एक्स एक्सिस और वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं। क्या कर लेगा बता ना, क्या कर लेगा? सर बहुत कुछ कर लेंगे। अरे क्या कर लेगा? सर बहुत कुछ कर लेंगे। क्या कर लेगा बता? सर नहीं कर पाएंगे। तो पहला एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल के देता है बहुत आसानी से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, देन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। बड़े आराम से। चलो सर अब निकाल के देखो। हाँ आओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आराम से जल्दीबाजी नहीं करना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है
तो मजदूरी करोगे कि एमआर स्टार लगाओगे? एमआर स्टार एक सोच है और कुछ भी नहीं, एकदम आसान चीज़ है। तुम में से कई सारे बच्चे ऐसे ही करते होंगे, मुझे पता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, आई वाले को आई के साथ चिपका दो, तो सर ये 2 और ये -2, तो ये बनेगा -4, प्लस जे वाले को जे के साथ चिपका दो, तो 2 और 2 सर ये बनेगा 4, ठीक है। इज इक्वल टू ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल के रख सकते हो, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि -4 + 4 हो जाएगा 0, और ए बी को नीचे ले जाओगे 0/AB 0 ही बनेगा। तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0, हेंस थीटा बराबर 90 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे ही 0 होती है। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट, ये रहा आपका ए वेक्टर i कैप 6j कैप + 3k कैप, और ये रहा आपका बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अरे सर दो कोकोस थीटा कोकोस थीटा, कोकोस। चलो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लो बेटा। बहुत मैंने एकदम धीरे धीरे करके सिखाया है, अब यहाँ पे निराश मत करना बेटा, निराश मत करना। ऐसा मत कहना कि सर ए को लिखो, एक लाइन लिखो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम लिख लेना यहाँ पे, ए वेक्टर को लिख लेना, बी वेक्टर को लिख लेना, उसको डॉट प्रोडक्ट करना। देखो, और मैं क्या कह रहा हूँ कि ए का एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4 क्या होगा 8, +0 +0। क्यों? क्योंकि इसका जे और के कंपोनेंट है ही नहीं, 0 0 है, तो जे को जे के साथ 0, के है ही नहीं 0, बस। अब यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड तो 4 ही है। अब बच्चा कहता है सर बी का मैग्नीट्यूड 4 कैसे आया? ले दादा ले, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो एक्स के कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जेड के कंपोनेंट का होल स्क्वायर का रूट। इसमें वाई जेड 0 है तो 4 का होल स्क्वायर का रूट, तो 4 ही आएगा ना यार, इंटू कॉस थीटा। अरे 4i का मैग्नीट्यूड तो 4 ही होगा ना, तो ये इधर बचेगा 8। हाँ, इधर क्या बचेगा सर? इधर 4 से 8 कैंसिल कर दो ना फटाक से, हाँ कर दे, 2 आ गया, चल ठीक है। तो इधर बचा 2, इधर क्या बचा? तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9, 36 और 4, 36 और 4, 36 और 4 कितना होगा? 40 प्लस, अरे यार तो 49 आ गया, बहुत ही जोरदार। तो रूट 49 तो होता है 7, हाँ, तो कॉस थीटा 2/7, ठीक है, कॉस थीटा 2/7 हो सकता है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/7 इज द करेक्ट आंसर। वायर, मजे आ गए। नेक्स्ट, टू चेक यूनिट वेक्टर, टू फाइंड यूनिट वेक्टर नहीं होगा यार, टू चेक यूनिट वेक्टर। एक बात बताओ, ओहो, एक बात बताओ सर, पूछो। मान लो ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसी का डॉट प्रोडक्ट में उसके साथ अगर लेता हूं, लो सर क्या दिक्कत है? तो रिजल्ट क्या आएगा? इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मैंने एज्यूम किया कि अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और उसी वेक्टर के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, ए को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मतलब ए और डॉट ए, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, इंटू 1, इंटू दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो cos 0, तो 1 × 1 इंटू cos 0 की वैल्यू भी 1, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब किसी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर को चेक कर सकते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है, वो यूनिट वेक्टर है या नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपका एक सवाल है और ये भी आपका एक सवाल है, और ये सवाल नहीं है, चलिए देखिए, देखिए बेटा, देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप, देन प्रूव दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, प्रूव करना है, क्या करेंगे? देखिए, अगर ए यूनिट वेक्टर है, अच्छा इसका 2 मेथड है, इसका 2 मेथड है। क्या कि सर अगर ये यूनिट वेक्टर है और ये लिखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बात खत्म। हाँ, ये भी बात सही है, अगर यूनिट वेक्टर है तो पक्की बात है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो रूट अंडर 1 बराबर 1, तो ये तो दिख ही रहा है साफ साफ यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सर क्या मैं यहाँ से भी प्रूव कर सकता हूँ? इसी वेक्टर को लेता हूँ और इसी का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, हाँ कर दो, रिजल्ट 1 आएगा। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
ऐसे सवाल नीट में भी कई बार पूछे गए हैं। देखिए ए वेक्टर गिवन है बेटा, ए वेक्टर गिवन है 0.5 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप। हर किताब में ये सवाल आपको दिखेगा, माइनस अल्फा के कैप। फाइंड अल्फा इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अल्फा इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ए यूनिट वेक्टर है तो अल्फा की वैल्यू होता है। किस चीज से सॉल्व करना इजी होगा? दो मेथड इसका सॉल्व करने का। इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये यूनिट वेक्टर लिखा है ए इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अल्फा इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो रूट को उधर ले जाओ, 1 का होल स्क्वायर आएगा, इनका वो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा आसान मेरे हिसाब से ऐसे भी कर सकते हो आप कि ए वेक्टर और उसी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये 1 आ जाएगा। तो देखो 0.5 का, और देखो इसी का इसी के साथ करोगे तो सेम x वाला x के साथ चिपक जाएगा। तो 0.5 क्या होगा 0.025 प्लस 0.4 हो जाएगा 0.16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, देखो माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सेम ही चीज़ आ गया क्या आ गया बेटा? एकदम सेम चीज़ आ गई। देखो तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.16 माइनस 0.25, और यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लो, है ना? सॉल्व करके आंसर निकाल लो, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोजेक्शन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट का एक थर्ड एप्लीकेशन है कि किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालते हैं। कैसे? देखिए, ये तो डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कुछ बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो आपसे बोला कि बी का प्रोजेक्शन ए पे बताओ, मतलब बी का कंपोनेंट ए की तरफ बताओ। तो बी का कंपोनेंट ए की तरफ यही तो आएगा, बी cos थीटा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इन दोनों को अगर मैं चिपका दूं, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड को चिपका दूं, ए को और बी cos थीटा को, तो असल में ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी cos थीटा। बी cos थीटा है क्या? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। बी cos थीटा को मैं क्या कह सकता हूं? बी cos थीटा को मैं कह सकता हूं कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए। इससे करने से आपने किसका कंपोनेंट निकाला है? बी का। किसकी तरफ? ए की तरफ। जो आप डेफिनेशन से अगर जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से जाएंगे, तो आपको यही चीज यहां पे फील होता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, अगर आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो कंपोनेंट ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा? ए डॉट बी बटा बी, दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है ना बेटा, तो कंपोनेंट लेंगे तो वही तो चिपकेगा। चलो एक बार और बताता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं, एक बार और बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो कि कोई एक वेक्टर है और यहाँ से तूने दूसरा वेक्टर ये बनाया, ठीक है बेटा? ये रहा तुम्हारा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर और ये रहा थीटा। ए का कंपोनेंट इसकी तरफ क्या होगा? ए का कंपोनेंट होगा ए cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो ए का कंपोनेंट बी की तरफ लो ए cos थीटा, बी का कंपोनेंट ए की तरफ लो बी cos थीटा, ए का कंपोनेंट लो ए cos थीटा। तो ए cos थीटा और बी को चिपकाओ, तो ए cos थीटा इंटू बी को चिपकाओगे तो असल में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ये। सर बी को नीचे रख दो, तो ये बनेगा ए cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी। असल में अब क्या है पूरा का मतलब बताओ क्या है? तो सर ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग कंपोनेंट, सर इसको तो याद रखना पड़ेगा, नहीं इसको याद नहीं रखना, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट याद रखना है, उससे आप सवाल को आराम से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो 4 मेजर एप्लीकेशन हो गए। कैसे? मान लो दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो इनका मैग्नीट्यूड होगा ए बी इंटू cos 90। अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दोनों एक दूसरे से कितना का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का। इफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर और ए एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल वेक्टर और परपेंडिकुलर वेक्टर बोलने का एक ही मतलब होता है।
ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलना और परपेंडिकुलर वेक्टर बोलना एक ही मतलब होता है। तो सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, cos 90 क्या हो जाता है 0। मतलब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं है डॉट प्रोडक्ट से बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, अगर 0 नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। अगर 0 नहीं आ रहा तो पक्की बात है ये कुछ और एंगल बनेगा। फिर ए और बी तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना। फिर नल वेक्टर लोगे क्या? जब नल वेक्टर लोगे तो उसके पास तो डायरेक्शन ही नहीं होगा, मैग्नीट्यूड 0 डायरेक्शन 0। दो वेक्टर अगर सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नल वेक्टर नहीं है तो ए बी 0 तो हो नहीं सकता, तो यही 0 होगा। और ये cos थीटा वाला टर्म 0 कब होगा 90 डिग्री। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा। अब इस पे बेस्ट एक जोरदार सवाल पूछा जाता है, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस देन फाइंड अल्फा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सर कैसे पता आपको? देखो क्या लिखा है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो सर डॉट प्रोडक्ट आपने 0 कर दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर है कहाँ, ये रहा ए और ये रहा बी। तो सर क्या करें, सीधा यूज करो 2 का 1 के साथ, यहाँ पे आई क्या है मतलब 1 है तो सिंपल 2 प्लस 3 और -2 तो 3 दूना हो जाएगा -6 -6 माइनस अल्फा प्लस 4 तो ये हो जाएगा आपका -4 अल्फा इज इक्वल टू 0। आप कुछ नहीं करिए, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ए का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट, ए का वाई बी का वाई और ए का जेड बी के जेड को प्रोडक्ट करते सीधा। देखो ना क्या किया, ये 2 × 1 तो 2 बनेगा, 3 और -2 तो -6 बनेगा, और उधर -4 और ये माइनस अल्फा और ये 4 तो -4 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो -4 अल्फा को उधर ले जाओ तो ये बचेगा तुम्हारा -4 इज इक्वल टू 4 अल्फा, माइनस हो जाएगा प्लस होगा, 2 में से 6 जाएगा -4 होगा, 4 से 4 कटेगा, अल्फा इज इक्वल टू -1। अल्फा इज इक्वल टू -1 इज योर करेक्ट आंसर। इफ a is a unit vector is represented by this then value of c is, तो c का वैल्यू बताओ। ये सवाल अभी हमने किया था, इसका आंसर b आना चाहिए, एक बार आप सॉल्व करके देख लेंगे। 25 8 64, हाँ भाई इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल कर दो, सॉल्व हो जाएगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर देन एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज 90 डिग्री। ये होमवर्क है, चलो, और मुझे उम्मीद है ये होमवर्क बहुत आसानी से कर लोगे। द मैग्नीट्यूड किसका, सम ऑफ टू वेक्टर मतलब एडिशन ऑफ टू वेक्टर मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन, डिफरेंस मतलब बेटा सबट्रैक्शन, वही सवाल है उसी को एक दूसरे लैंग्वेज में लिखा है। द वेक्टर ए एंड बी आर द सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दो वेक्टर का ये एडिशन और बाहर का मैग्नीट्यूड मतलब एडिशन करके मैग्नीट्यूड निकाला, और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाला। फिर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और दोनों इक्वल आ गए, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा 90 डिग्री। ये असल में ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। आप ये पढ़ के रियलाइज करिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4 and 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली इफ ए प्लस बी बराबर सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो अगर तुम्हें फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है, ए का मैग्नीट्यूड है, देखो ए एंड बी एंड सी आर द मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है, सी का मैग्नीट्यूड दे दिया है, और दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। इसको कैसे करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करने के बाद सी आया है और तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो साफ साफ आप देखिए ना रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉन्स्टेंट। यहां से आप डायरेक्ट यहां एंगल निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बहुत आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और जनरल 2D मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे प्रैक्टिस के सवाल और आपको डॉट प्रोडक्ट एकदम डिटेल में पढ़ा है। और वैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज ना तो मोशन इन अ प्लेन में होगा और ना ही डॉट प्रोडक्ट का यूज लॉज ऑफ मोशन में होगा, डॉट प्रोडक्ट का यूज वर्क एनर्जी पावर में होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ आपको आ गया होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।